डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, जिसे सिर्फ मनोरंजन के लिए एडिट और अनुवादित किया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना का हिस्सा हैं। किसी भी व्यक्ति, परंपरा या समुदाय को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। और हाँ दोस्तों, अगर आप नाइट स्टोरीज पर नए हैं तो दिल से लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले पाएं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। प्रकाश पुल पर मोटे युवक की आंखों में लड़ाई की ज्वाला जल रही थी, जो प्राचीन उजाड़ जानवर की पीली आंखों से बिल्कुल विपरीत थी। इस परीक्षा में बहुत सारे फायदे थे कि अवसरों को छोड़ भी दें तो सिर्फ इस प्राचीन रहस्यमय क्षेत्र को देखना ही उसके अनुभव को बढ़ाने के लिए बहुत था। यह उसके विकास में भी बहुत मददगार साबित होगा। अगर सबसे बुरी स्थिति में उसे जल्दी ही बाहर भी कर दिया जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वह वैसे भी उस बदकिस्मत अर्जुन के साथ ही था। एक बार जब वह बाहर हो जाता तो उसे कोई सजा मिलने का डर नहीं रहता, क्योंकि तब रहस्यमय क्षेत्र की सुरक्षात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाती। फिर वह आराम से अर्जुन को मार सकता था और चौहान परिवार से इनाम भी ले सकता था। यह इनाम बहुत बड़ा था और मोटे युवक, जो रॉय परिवार से था, के लिए यह बहुत आकर्षक था, क्योंकि रॉय परिवार चौहान परिवार के मुकाबले कुछ भी नहीं था। ये सोचकर मोटे युवक ने कोने से अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में लालच और धमकी साफ दिख रही थी। अर्जुन ने जब उसकी नजर देखी तो वह थोड़ा परेशान हुआ। ये सच में सिरदर्द बन रहा है। लगता है कि सिर्फ राठौर परिवार के लोग ही इनाम नहीं ले सकते, बाकी सभी मुझे मारने की योजना बना रहे हैं। वास्तव में एक उजाड़ स्वर्ग मास्टर के शिष्य होने के नाते और इतनी कम उम्र में इतना प्रतिभाशाली होने की वजह से वह एक स्वादिष्ट मांस के टुकड़े की तरह था, जिसे हर कोई खाना चाहता था। ग्रा। इसी समय उजाड़ जानवर ने एक जोरदार गर्जना की और अपने विशाल पंजे से मोटे युवक पर हमला कर दिया। हालांकि यह हमला साधारण सा लग रहा था, लेकिन पंजा इतनी तेजी से हिला कि उसकी छवि धुंधली दिखाई दी। तेज, बहुत तेज। मोटे युवक ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं भटकने दिया। उसने तुरंत जानवर की हर हरकत पर नजर रखी। जैसे ही जानवर आगे बढ़ा, वह खुद एक रबर की गेंद की तरह उछल पड़ा। मोटा युवक साइड की ओर तेजी से भागा। देखने वाले को ऐसा लगा कि उसने कोई गति नहीं पकड़ी, बल्कि सीधे अपनी अधिकतम रफ्तार पर पहुंच गया। ये सामान्य गति के नियमों के खिलाफ था। ये तो रॉय परिवार की प्रसिद्ध गति तकनीक 9 क्लाउड्स रोप है। भीड़ में से किसी ने कहा। रॉय परिवार बहुत शक्तिशाली नहीं था, लेकिन 9 क्लाउड्स रोप तकनीक रत नगर दुनिया की सबसे बेहतरीन गति तकनीकों में से एक थी। जो भी इसे पूरी तरह सीख लेता वह युआन फाउंडेशन स्तर पर भी उड़ सकता था। यह तकनीक ऐसे काम करती थी जैसे किसी अदृश्य रस्सी से पकड़कर व्यक्ति बादलों में चढ़ रहा हो। इसी कारण इसका नाम 9 क्लाउड्स रोप रखा गया था। इस तकनीक की वजह से भले ही मोटा युवक देखने में धीमा लगता था, लेकिन उसकी गति बेहद तेज थी। वह प्रकाश पुल पर इधर उधर दौड़ता रहा, लगातार 7-8 बार जानवर के हमलों से बच निकला और फिर जानवर के चारों ओर घूमकर पुल के दूसरे किनारे की ओर दौड़ पड़ा। वह नदी पार कर गया और दूसरी तरफ पहुंच गया। मोटे युवक की आंखें चमक उठीं। ये पहली परीक्षा उसके लिए बहुत अनुकूल थी। उसकी लड़ाई करने की क्षमता भले ही कमजोर थी, लेकिन उसे अपनी गति तकनीक पर पूरा भरोसा था। उसे लगा कि जीत अब उसकी मुट्ठी में है। लेकिन जैसे ही वह पुल पार करने वाला था, उसे एक मजबूत अवरोध महसूस हुआ, जिससे उसकी गति बहुत धीमी हो गई। ओह, मोटा युवक अंदर ही अंदर घबरा गया। पुल के दूसरी ओर कोई अनजान ताकत छुपी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जब तक धूप बत्ती जलने का समय पूरा नहीं हो जाता, तब तक पुल पार करना असंभव था। उसी समय उसे अपने पीछे हवा में हलचल महसूस हुई। वह जान गया कि प्राचीन उजाड़ जानवर का हमला उस तक पहुंचने ही वाला था। बिना पीछे देखे उसने अचानक अपने शरीर की दिशा पलट दी और विपरीत दिशा में उड़ गया। हवा में दिशा बदलना मिनट सबटेलिटी तकनीक के बड़े सफलता स्तर का एक कौशल था। मिनट सबटेलिटी गति तकनीक शरीर पर नियंत्रण से संबंधित थी। इसमें कोई विशेष नियम नहीं थे। ये निचले स्तर के मार्शल कलाकारों के लिए बहुत उपयोगी थी, लेकिन उच्च स्तर के योद्धाओं के लिए, जहां शक्ति के नियम आवश्यक होते हैं, यह उतनी प्रभावशाली नहीं थी। रतनगढ़ दुनिया में मिनट सबटेलिटी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जैसे ही मोटे युवक ने हवा में अपनी दिशा बदली, प्राचीन उजाड़ जानवर ने अचानक जोर से गर्जना की। उसके माथे पर एक दरार उभर आई और उसमें से काले रंग की किरणें बाहर निकलीं। ओह, यह क्या है? लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक ऊर्जा किरण बाहर निकली। जानवर ने अविश्वसनीय गति से मोटे युवक को पकड़ लिया और अपने विशाल पंजे से हमला कर दिया। पेंग, एक जोरदार धमाके की आवाज आई और मोटे युवक ने दर्द से चीख मारी। वह एक रबर की गेंद
द की तरह उछलकर दूर जा गिरा। लोगों ने उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज साफ साफ सुनी। मोटा युवक जमीन पर जोर से गिरा। उसका पूरा दायां हाथ जानवर के पंजे से कट चुका था। उसका हाथ कट चुका था, लेकिन सिर्फ यही नहीं, उसकी दाईं पसलियां और चेस्ट की हड्डी पूरी तरह टूट चुकी थी। खून पानी की तरह बह रहा था। आह आह, मोटे युवक ने दर्द से कराहते हुए आवाज निकाली। उसका मोटा चेहरा अब पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसके चेहरे की चर्बी लगातार कांप रही थी। दर्द, बहुत दर्द। आखिरकार वह सिर्फ 16 साल का बच्चा ही था। एक अनुभवी योद्धा भी अगर अपना हाथ कटते देखे तो वह भी विचलित हो सकता था। उसकी सफेद हड्डी और उस में से झलकता अस्थि मज्जा, बोन मैरो किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए सहना आसान नहीं था। वह उसका अपना हाथ था। मोटे युवक की हालत देखकर लोग आंतरिक रूप से भयभीत हो गए। यह महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र एक बेहद निर्दयी परीक्षा थी। यह कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां कोई आसानी से अवसर हासिल कर सकता था। थोड़ी सी भी लापरवाही मौत का कारण बन सकती थी। अगर प्राचीन उजाड़ जानवर का पंजा मोटे युवक के सिर पर लगा होता तो वह अब तक मर चुका होता। माँ, मुझे बचाओ। मोटे युवक ने दर्द में रोते हुए मदद मांगी, लेकिन उसके चारों ओर खड़े लोग उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे थे। यहाँ आने वाले सभी लोग प्रतियोगी थे। इसके अलावा इन बड़े कुलों के बीच आपसी संबंध पहले से ही तनावपूर्ण थे। अगर वे इस बात की चिंता न करते कि कोई तीसरा पक्ष फायदा उठा सकता है तो कई कुल पहले ही आपस में लड़ चुके होते। ऐसे माहौल में रहस्यमय क्षेत्र में अवसरों की लालसा में किसी का मरना और किसी का जीतना आम बात थी। अधिकतर समय किसी को नीचे गिरने पर और ना मारना ही एक बड़ी बात होती थी। मोटे युवक का रॉय परिवार एक छोटा कुल था। उनके परिवार से यहाँ सिर्फ 3 लोग आए थे, लेकिन वे अलग अलग उम्र के थे और एक साथ अंदर नहीं आए थे। इस कारण से मोटा युवक पूरी तरह अकेला था। महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र के नियमों के अनुसार एक बार कोई बाहर हो जाए तो उसे परीक्षण समाप्त होने तक यहीं रुकना पड़ता था। इस दौरान उसकी कोई सुरक्षा नहीं होती थी। अब इतनी गंभीर चोटों के साथ उसे कम से कम 1 घंटे तक भयानक दर्द सहना पड़ेगा। हे कितना दुखद। मीरा अभी भी अपने विजुअल डिस्क सरणी से सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन उसकी आवाज में जरा भी दया नहीं थी। उसने थोड़ा अच्छा कहा और मोटे युवक का कटा हुआ हाथ उसके पास लात मारकर सरका दिया। अर्जुन ये सब कुछ ठंडी नजर से देख रहा था। उसे यह बहुत अच्छे से पता था कि अगर वह असफल हुआ तो उसका अंजाम इस मोटे युवक से भी ज्यादा बुरा होगा। उसे इंतजार करने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि शायद उसे तुरंत मार दिया जाएगा। और शायद यह मोटा युवक भी उसे मारने वालों में से एक होता। मोटा युवक कांपते हुए अपना कटा हुआ हाथ उठाने लगा और एक दवाई खा ली। वह दर्द और डर से कांप रहा था। उसे यह नहीं पता था कि क्या वह इस परीक्षा के समाप्त होने के बाद लगभग 2 घंटे बाद अपना हाथ दोबारा जोड़ पाएगा या नहीं। हे कितना दयनीय। बिना किसी योग्यता के महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में आकर क्या तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो? वह युवक जिसने अपनी पीठ पर एक बड़ा बैग उठा रखा था, मोटे युवक की हालत देखकर ताना मारते हुए बोला। मोटे युवक की दुर्गति देखकर कुछ युवा प्रतिभाओं का आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाया, लेकिन अधिकांश को कोई फर्क नहीं पड़ा। रतनगढ़ दुनिया के विभिन्न बड़े गुटों के प्रतिभाशाली योद्धाओं को अपनी ताकत पर बहुत अधिक विश्वास था। उनके लिए यह मोटा युवक एक दूसरी श्रेणी के साधारण परिवार से था, जिसे वे गंभीरता से नहीं ले रहे थे। ये तो पहले से भी ज्यादा दिलचस्प हो गया। ये चौहान परिवार के जेड स्क्रॉल में बताई गई बातों से भी ज्यादा खूनी लग रहा है। पैंथर लेडी ने अपने नाखून चाटते हुए कहा। वह इसे आजमाने के लिए बेकरार लग रही थी। हाँ, वह बैग वाला युवक हंसा, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसकी नजर संकेत बैनर्जी पर गई। संकेत पीछे हाथ बांधकर शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो ये सब कुछ उससे कोई संबंध नहीं रखता। जो दूसरा व्यक्ति प्रकाश पुल पर कदम रखेगा, उसके लिए कठिनाई 10% कम हो जाएगी। तभी महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की निर्दयी आवाज गूंजी। सभी ने एक दूसरे को देखा। इस बार कोई भी जल्दी में पहले जाने के लिए तैयार नहीं था। पहले जब मोटा युवक पुल पर कूदा था तो उसने नियमों के बारे में कुछ नहीं जाना था और वह प्राचीन उजाड़ जानवर की ताकत से अनजान था। उदाहरण के लिए उसने सोचा था कि जानवर को चकमा देकर वह पुल पार कर सकता है, लेकिन शक्ति क्षेत्र के नियमों ने उसे रोक दिया। इसके अलावा जानवर ने अचानक अपनी तीसरी आंख खोल ली थी, जिससे सबको ये संदेह हुआ कि उसकी शक्ति काफी बढ़ गई थी। श्याम राठौर एक तरफ खड़ा अपने दांत भींच रहा था।
वह अगला होने के लिए तड़प रहा था, लेकिन उसी समय वह बैग वाला युवक पहले ही प्रकाश पुल पर कदम रख चुका था। हे चलो देखते हैं। सभी युवाओं की निगाहें उस पर टिक गईं। उसकी ताकत बहुत अधिक थी। अगर वह भी असफल रहा तो कई लोग ये परीक्षा छोड़ने पर मजबूर हो सकते थे। जैसे ही वह एक पैर से पुल पर उतरा, प्राचीन उजाड़ जानवर ने गर्जना की और झपट पड़ा। युवक ने छलांग लगाई और तभी उसके बैग का ढक्कन खुल गया। अचानक कई काले साए उसमें से निकल पड़े। ओह, कौवे! ये देखकर सभी चौंक गए। उसके बैग में ढेर सारे कौवे बंद थे। ये कौवे बांस के आकार के थे। उनकी आंखें लाल थीं और उनकी चोंच किसी तेज धार वाली तलवार की तरह चमक रही थी। वे बिना किसी डर के प्राचीन उजाड़ जानवर की ओर झपट पड़े। ये तो बीस्ट कंट्रोल संप्रदाय की रहस्यमयी तकनीक है। एक लड़की जो इस संप्रदाय के बारे में जानती थी चौंकते हुए बोली। इन कौवों को एक विशेष रहस्यमयी विधि से पाला गया है। वे अपना दिमाग खो चुके हैं और ज़ॉम्बी जैसे बन चुके हैं। उन्हें एक विशेष आत्मिक बैग स्पिरिट बीस्ट बैग में सील किया जा सकता है। ये शख्स व्योम मेहता बीस्ट कंट्रोल संप्रदाय के युवा योद्धाओं में प्रमुख है। उसका आत्मिक बैग भी बेहतरीन श्रेणी का है। शायद उसमें लाखों ज़ोंबी कौवे सील किए जा सकते हैं। लाखों! ये सुनते ही लोगों की आंखें फटी रह गईं। इतने सारे कौवों को तैयार करने में कितना समय और मेहनत लगी होगी बीस्ट कंट्रोल संप्रदाय। अर्जुन थोड़ा हैरान रह गया। राठौर परिवार बहुत ताकतवर था, लेकिन पूरी रतनगढ़ दुनिया में उनके पास बस एक आत्मिक पर्वत श्रृंखला थी। वह जगह कीमती भूमि तो थी, लेकिन पूरी रतनगढ़ दुनिया की तुलना में बहुत छोटी थी। इसी तरह चौहान परिवार भी ऐसा ही था। इस विशाल दुनिया में कई और गुप्त संप्रदाय और परिवार थे। वे छिपे हुए थे, लेकिन बेहद ताकतवर और गहरी जड़ों वाले थे। अब चौहान परिवार ने केवल कुछ ही संप्रदायों को इस महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में बुलाया था। पहले ली अग्नि संप्रदाय और अब बीस्ट कंट्रोल संप्रदाय। अर्जुन को अब एहसास हुआ कि इन संप्रदायों की ताकत कितनी भयावह थी। वह पहले रतनगढ़ दुनिया के इन पुराने और रहस्यमय संप्रदायों के संपर्क में कभी नहीं आया था। जैसे ही अर्जुन ये सोच रहा था, व्योम मेहता ने पहले ही हजारों कौवे छोड़ दिए थे। ये कौवे एक घने काले तूफान की तरह उड़ रहे थे। उन्होंने लगभग पूरे प्रकाश पुल को ढक दिया। प्राचीन उजाड़ जानवर के हर हमले को सैकड़ों कौवों ने रोक दिया। मरो! इस समय व्योम मेहता ने हमला किया। उसने अपनी अंगूठी से एक अर्धचंद्राकार तलवार निकाली। झुकते हुए वह एक चीते की तरह प्राचीन उजाड़ जानवर की ओर झपटा। क्या वह वास्तव में प्राचीन उजाड़ जानवर पर हमला कर रहा है? ये देखकर लोग हैरान रह गए। प्राचीन महान महारानी ने अपनी उत्तराधिकारी चुनने के लिए इस स्थान को एक परीक्षा स्थल बनाया था, और इसकी कठिनाई बहुत अधिक थी। पहली ही परीक्षा में बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि उनकी ताकत इतनी भी नहीं कि वे इस उजाड़ जानवर से बच सकें, और व्योम मेहता ने तो सीधे उस पर हमला कर दिया। ये बहुत घमंड है। पल भर में लोग कुछ सोच भी नहीं पाए, क्योंकि व्योम पहले ही प्राचीन उजाड़ जानवर के नीचे पहुंच चुका था। सामान्य उजाड़ जानवरों की पीठ और अंग बहुत सख्त होती हैं, जैसे कि वे किसी दिव्य धातु से बने हों, लेकिन उनका पेट अपेक्षाकृत नर्म होता है और यही उनकी कमजोरी होती है। प्राचीन महान महारानी ने इस स्थान को वास्तविक दुनिया जैसा बनाने के लिए विशेष विधियां अपनाई थीं, ताकि वह अपने योग्य उत्तराधिकारी का चयन कर सके। इसलिए यह माना जा सकता था कि इस प्राचीन उजाड़ जानवर की कमजोरी भी आम उजाड़ जानवरों जैसी ही होगी। इसी सोच के साथ व्योम मेहता ने कौवों की सुरक्षा का उपयोग करते हुए प्राचीन उजाड़ जानवर के पेट पर हमला किया। चाक! उसकी तलवार की चमक तेजी से फैली। ये बीस्ट कंट्रोल संप्रदाय की 9 इंच स्वर्गीय बिजली तलवार तकनीक थी। इसकी तीव्र गति ही इसका सबसे बड़ा हथियार थी। क्लैंग! व्योम की तलवार सीधे प्राचीन उजाड़ जानवर के पेट से टकराए, लेकिन इसके बावजूद व्योम की खुशी गायब हो गई और उसका चेहरा अचानक बदल गया। तलवार के संपर्क से उसे महसूस हुआ कि उसकी तलवार बस सतह को खरोंच ही कर पाई थी। ये जानवर की त्वचा में घुस भी नहीं सकी। ये कैसे हो सकता है? व्योम मेहता घबरा गया और तुरंत पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी प्राचीन उजाड़ जानवर के तीखे पंजे उस पर झपट पड़े। व्योम ने पूरी ताकत से अपनी तलवार से पंजे को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ की चमड़ी फट गई और उसका हाथ घायल हो गया। तभी प्राचीन उजाड़ जानवर की तीसरी आंख से एक किरण निकली। वह किरण एक तेज तलवार की तरह थी। कुछ 100 कौवे उस किरण की चपेट में आकर जलकर राख हो गए। किरण की ताकत कम नहीं हुई, बल्कि उसने व्योम के कंधे को भेद दिया। पुहा! खून बहने लगा और व्योम का चेहरा सफेद पड़ गया। वह पुल पर गिर पड़ा।
व्योम मेहता भी हार गया। लोगों को अब डर लगने लगा। क्या ये परीक्षा बहुत ही कठिन नहीं थी? लेकिन लोगों की उम्मीदों के विपरीत व्योम ने गिरने के बाद तुरंत जमीन पर लुढ़कते हुए खुद को संभाल लिया। वह अपने कंधे पर हाथ रखकर उठ खड़ा हुआ। लोगों ने देखा कि उसके कंधे के भीतर छोटे छोटे जोंक जैसे कीड़े रेंग रहे थे। यह क्या है? लोग चौंक गए। ये कीड़े बहुत ही अजीब और डरावने थे। कोई नहीं जानत था कि इनका क्या प्रभाव होगा, लेकिन व्योम ने इन्हें अपने ही शरीर में पाला हुआ था। ये बीस्ट कंट्रोल संप्रदाय के रहस्यमय कीड़े हैं। इन्हें शरीर में पालने से दर्द कम होता है और घाव जल्दी ठीक होते हैं। हालांकि व्योम का हाथ छेद दिया गया है, लेकिन उसकी लड़ने की क्षमता बहुत अधिक प्रभावित नहीं होगी। बोलने वाला संकेत बैनर्जी था। वह ली अग्नि संप्रदाय का प्रतिभाशाली युवा था। वह जब से इस स्थान पर आया था तब भी से चुपचाप खड़ा था और बहुत ही रहस्यमय प्रतीत हो रहा था। संकेत सही था। व्योम की असली शक्ति उसके कौवों में थी। अगर उसने अपनी तलवार से जानवर पर हमला करने के बजाय केवल बचने की कोशिश की होती तो उसकी ताकत उतनी प्रभावित नहीं होती। और वास्तव में अब इस स्थिति में अगर व्योम को एक और मौका भी मिलता तो भी वह दोबारा इस उजाड़ जानवर पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। यह उजाड़ जानवर अभेद्य था। इसकी कोई कमजोरी नहीं थी। प्राचीन महान महारानी की ऊर्जा से बना उजाड़ जानवर असली जानवर से अलग है। इसका पेट भी किसी दिव्य धातु की तरह सख्त है। इसे हराना असंभव है। भीड़ में खड़े एक युवक ने कहा, लेकिन संकेत बैनर्जी ने सिर हिलाते हुए कहा, यह सच नहीं है। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से बना ये दानव जानवर बहुत ही शक्तिशाली है, इसलिए इसकी तथाकथित कमजोरी भी अब कमजोरी नहीं रही। अगर यह एक प्राचीन सच्चा आत्मा प्राणी होता तो भले ही आपको पता होता कि उसकी कमजोरी आंखों या पेट में है, तो क्या यहां तक कि कुछ उच्च स्तर के सम्राट भी उसे नहीं मार सकते। संकेत बैनर्जी की आवाज शांत थी। उसकी नजर में व्योम मेहता बहुत भोला था, जो उसने इस जानवर को हराने की कोशिश की। क्या यह संभव था? संकेत की बातों ने बहुत से लोगों को प्रभावित किया। वास्तव में इस रहस्यमय स्थान में प्रवेश करने के बाद उन्हें अपने अहंकार को छोड़कर सावधान, बड़ी ही और डर के साथ इसे खोजना होगा, क्योंकि प्राचीन महान महारानी के लिए वे सभी प्रतिभाशाली युवा वास्तव में बहुत ही कमजोर थे। इस परीक्षा में खड़ा रहना और आगे बढ़ना स्वर्ग को छूने जैसा कठिन था। इसी बीच व्योम मेहता ने पुल पर हजारों कौवे छोड़ दिए थे। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कौवों का बलिदान दे दिया। उसने प्राचीन जानवर को कौवों से घेर दिया, जिससे वह आगे बढ़ने में धीमा हो गया। व्योम ने अपने शरीर के घावों को सहन करते हुए उन हमलों से बचने की कोशिश की जो कौवों के माध्यम से पार हो गए थे। आखिरकार वह बड़ी मुश्किल से अगरबत्ती के जलने के समय तक टिका रह सका। व्योम मेहता इस परीक्षा को पार करने वाला पहला व्यक्ति बन गया। व्योम मेहता पास हो गया। व्योम की हालत देखकर लोगों के मन में तरह तरह की भावनाएं उठ रही थीं। उसके कंधे में एक बड़ा घाव था और उसने अपनी संप्रदाय की रहस्यमयी तकनीक का इस्तेमाल करके बड़ी मुश्किल से परीक्षा पार की थी। अब व्योम पूरा खून से लथपथ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके हाथ कांप रहे थे। पहले जो उसका आत्मविश्वास भरा और गर्वीला रूप था, अब वह पूरी तरह गायब हो चुका था। व्योम को इस परीक्षा में बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। वह प्रकाश के पुल के दूसरी तरफ जाकर चुपचाप बैठ गया। व्योम को इतनी गंभीर चोट नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन उसने प्राचीन उजाड़ जानवर पर हमला कर दिया। उसने अपनी ताकत से ज्यादा बड़ा कदम उठाया, पैंथर लेडी ने कहा, और फिर वह प्रकाश के पुल पर कूद गई। पुल पर चारों ओर मरे हुए कौओं के शव पड़े थे। प्राचीन उजाड़ जानवर से लड़ते हुए पैंथर लेडी कोई गलती नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसकी असली ताकत उसकी तेज गति और छिपकर हमला करने की क्षमता में थी। उजाड़ जानवर जोर से गरजा और पैंथर लेडी अचानक गायब हो गई। स्वीश हवा में एक जबरदस्त झोंका उठा और पैंथर लेडी बीच हवा में ही मुड़ गई, जिससे वह बाल बाल प्राचीन उजाड़ जानवर के हमले से बच गई। जब पैंथर लेडी जमीन पर उतरी तो उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें किसी जंगली जानवर की तरह चमक रही थीं। उजाड़ जानवर ने फिर हमला किया और इस बार उसने अपनी तीसरी आंख खोल दी। ये रहस्यमयी तीसरी आंख उजाड़ जानवर की गति और ताकत को और भी बढ़ा सकती थी। पैंथर लेडी की आंखें सिकुड़ गईं और सुई जैसी पतली हो गईं, छोटी ही लकुल एक बिल्ली की तरह। तभी उसके शरीर से अजीब आवाजें आने लगीं। उसके शरीर पर एक अजीब टैटू उभरने लगा। फिर उसके चेहरे पर महीन बाल उगाए, उसकी पीठ थोड़ी झुक गई और उसके हाथ और लंबे हो गए। वह जमीन पर झुक गई और उसके काले नाखून तेज पंजों में बदल गईं। ये तो बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, किसी ने चौंक कर कहा।
पैंथर लेडी का नाम यूं ही नहीं पड़ा था। वह रतनगढ़ दुनिया की टोटम मिस्टिक प्रजाति से थी। टोटम मिस्टिक पर प्रजाति के लोगों के अंदर एक खास खून था। वे अपनी जाति की विशेष रहस्यमयी तकनीक का इस्तेमाल करके अपने शरीर को बदल सकते थे और किसी जानवर की तरह ताकत और गति को बढ़ा सकते थे। स्वीश, प्राचीन उजाड़ जानवर की तीसर बड़ी ही आंख से एक तेज किरण निकली और पैंथर लेडी के हाथ को छूकर निकल गई। हालांकि वह इस किरण से बच गई, लेकिन किरण के चारों ओर की ऊर्जा ने उसके हाथ को जला दिया। उसके हाथ पर एक घाव बन गया और खून बहने लगा। अरे, पैंथर लेडी ने बीस्ट फॉर्म ले लिया। फिर भी उजाड़ जानवर ने उसे घायल कर दिया। ये तो बहुत ही डरावना है। पैंथर लेडी की गति पहले से ही बहुत तेज थी, लेकिन फिलहाल इस उजाड़ जानवर के सामने वह भी काफी नहीं थी। पैंथर लेडी के चेहरे पर गुस्सा और शर्मिंदगी झलक रही थी। वह बिना किसी चोट के इस परीक्षा को पार करना चाहती थी, लेकिन अब यह असंभव लग रहा था। काफी संघर्ष के बाद वह किसी तरह इस परीक्षा को पूरा करने में सफल रही। हालांकि उसकी गति और प्रतिक्रिया शक्ति अपने चरम पर थी, लेकिन जैसे ही धूपबत्ती जलकर समाप्त हुई, उसके शरीर पर कई हल्के घाव हो चुके थे। हालांकि व्योम मेहता की तुलना में पैंथर लेडी की हालत बेहतर थी। उसके घाव सिर्फ मामूली खरोंच थे, लेकिन जैसे ही उसने अपना बीस्ट फॉर्म छोड़ा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी हल्की हल्की तेज सांसें ये बता रही थी कि उसने ये परीक्षा बहुत मुश्किल से पास की थी। यह सब देखकर सभी के दिल भारी हो गए। पहली परीक्षा ही इतनी कठिन थी। श्याम राठौर का चेहरा अब अच्छा नहीं लग रहा था। पहले जब उसने देखा कि इस परीक्षा में एक उजाड़ जानवर से लड़ना है, तो वह बहुत खुश हुआ था, लेकिन अब उसे भी दबाव महसूस हो रहा था। हालांकि बाकी शिष्यों की तुलना में उसे थोड़ा आत्मविश्वास था। आखिरकार वह आमतौर पर असली लड़ाई पर ध्यान देता था। उसने अनगिनत बार उजाड़ जानवरों से मुकाबला किया था और उसके पास बहुत अनुभव था। श्याम ने अपने आसपास के लोगों के चेहरे देखे। उसने देखा कि मीरा और आरव सहित सभी के चेहरे गंभीर थे। सबके हालात एक जैसे थे। श्याम ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने अर्जुन का चेहरा देखा तो वह अचानक हैरान रह गया। इस समय अर्जुन ध्यान से उस प्राचीन उजाड़ जानवर को देख रहा था। उसका चेहरा गंभीर था, जैसे कि वह कुछ गहराई से सोच रहा हो। ये लड़का ऐसा अजीब चेहरा क्यों बना रहा है? श्याम को अजीब लगा। उसे लगा कि अर्जुन को इस कठिन परीक्षा को देखकर निराश होना चाहिए था। बाकी लोग असफल होते तो भी बच सकते थे, लेकिन अगर वह असफल होता तो उसकी मौत तय थी। क्या ये लड़का डर से पागल हो गया है? खैर, ओ भी हो, मुझे पहले अपनी परीक्षा पास करनी होगी। ये सोचकर श्याम ने दृढ़ संकल्प के साथ पुल पर कदम रखा। इस समय सभी की नजरें श्याम पर टिक गईं, जिसमें मीरा भी शामिल थी, जो एक विजुअल डिस्क सरनी पकड़े हुए थी। श्याम सीधा खड़ा रहा और उसने मीरा के हाथ में मौजूद विजुअल डिस्क सरनी को देखा। उसने अपने हाथों को कसकर मुट्ठी में बांध लिया। पहले जब यह तय हो रहा था कि इस जगह में कौन जाएगा, तब कुलमाता ने उसे सार्वजनिक रूप से मना कर दिया था। उसे बोलने का भी मौका नहीं मिला था, जिससे उसकी आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंची थी। इस बार वह अपनी पिछली बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। मीरा की विजुअल डिस्क सरनी उसके परीक्षा पास करने की प्रक्रिया को रिकॉर्ड करेगी। वह कुलमाता को दिखाना चाहता था कि उनकी पहली पसंद गलत थी। ये सोचते ही उसकी नजर अनजाने में अर्जुन की ओर चली गई। अर्जुन ही उसकी बेइज्जती का कारण था। हाँ, कुलमाता का चुना हुआ व्यक्ति अब जल्द ही हारने वाला था। क्या हुआ अगर कुलमाता ने उसे चुना था? अगर उसके पास ताकत नहीं है, तो महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में जाना केवल अपनी मौत को बुलाने जैसा था। जब अर्जुन मरेगा, तब वह दूसरी तरफ पुल पर खड़ा होगा। ये सोचते ही श्याम ने मुड़कर प्राचीन उजाड़ जानवर की ओर देखा। गर्ज! उजाड़ जानवर दहाड़ा। श्याम को लगा जैसे उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई हो। इतने करीब से उस प्राचीन उजाड़ जानवर का दबाव सहना बहुत कठिन था। उजाड़ जानवर तेजी से उसकी ओर बढ़ा और श्याम का चेहरा लाल पड़ गया। उसकी आंखों में चमक थी और उसने उछलकर हमले से बचने की कोशिश की। धड़ाम, पुल हिल गया। श्याम पूरी तरह से सतर्क था। उसने अपने पिछले अनुभवों का इस्तेमाल किया और बड़ी मुश्किल से उस प्राचीन उजाड़ जानवर के हमलों से खुद को बचा पाया। हर बार वह बहुत करीब से हमले से चूक रहा था। बस एक छोटी सी गलती उसे गंभीर रूप से घायल कर सकती थी। ओह, ये राठौर परिवार का लड़का ठीक ठाक मजबूत है, भीड़ में किसी ने कहा। राठौर परिवार आखिरकार एक शीर्ष कुल था, तो श्याम का ऐसा प्रदर्शन करना सामान्य था। जैसे ही लोग बातें कर रहे थे, प्राचीन उजाड़ जानवर ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। श्याम को महसूस होने वाला दबाव अचानक बढ़ गया।
अब उसका अंत हो गया, वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। इतनी देर तक बिना ज्यादा नुकसान के टिके रहना भी कोई छोटी बात नहीं है। यह बातें सुनकर श्याम के होठों पर एक ठंडी हंसी आई। वह इतने समय से कठिन प्रशिक्षण कर रहा था, तो क्या वह बस इतना ही कमजोर था? जैसे ही उजाड़ जानवर की ऊर्जा किरण आई, श्याम के चेहरे पर एक अजीब तरह का बड़ी ही लाली आ गई। ये लाली उसके गले तक फैल गई और फिर उसके पूरे शरीर से एक हल्की रक्तिमा चमक उठी। ओह, यह है स्काई ब्लड युआन क्यूई है। राठौर परिवार की ओर मीरा और आरव भी आश्चर्यचकित हो गए। मार्शल आर्ट्स के मार्ग में कुछ विशेष कलाएं होती हैं, जो एक अनोखी युआन क्यूई उत्पन्न करती हैं, जो उस विशेष कला से मेल खाती है। स्काई ब्लड युआन क्यूई उन्हीं में से एक थी। इसे साधना बहुत कठिन था और इसे इस्तेमाल करना भी आना नहीं था। इसका कारण ये था कि यह शरीर की ऊर्जा और खून की अत्यधिक खपत करता था, जिससे शरीर को नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन बदले में ये शक्ति असाधारण रूप से बढ़ा देता था। अब श्याम की ताकत और उसके ई ब्लड युआन क्यूई का उपयोग करने से ये तय था कि उसके शरीर को आंतरिक चोटें जरूर आएंगी। ये श्याम तो पूरी जान लगा रहा है। आरव ने हल्के से सिर हिलाया। ये तो केवल पहली परीक्षा थी और इसे पार करने पर भी कोई बड़ी इनाम नहीं मिलने वाला था। अधिकतम उसे कुछ अनुभव और समझ मिलेगी। इसलिए जो भी महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसे अपने मन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि किस कीमत पर लड़ना उचित है। जैसे जैसे एक अगरबत्ती जलने का समय पूरा होने को आया, श्याम लगातार कलाबाजियां खा रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह से खून जैसे लाल रंग में डूब चुका था, लेकिन वह फिर भी दांत भींचकर डटा हुआ था। चाक उजाड़ जानवर की तीसरी आंख से फिर से एक ऊर्जा किरण निकली। श्याम ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी वह इस हमले को पूरी तरह से चकमा नहीं दे पाया। उसकी जान कट गई और खून बहने लगा। श्याम दर्द से कराह उठा। उसके माथे और गर्दन की नसें उभर आईं, जैसे किसी भी समय फट सकती थीं। अब वह अपनी सीमाओं के भी अंतिम छोर पर था। गर्ज उजाड़ जानवर ने श्याम को एक पल भी सांस लेने का मौका नहीं दिया। वह तेजी से पंजे से वार करने के लिए आगे बढ़ा। धड़ाम, उसके पंजे के प्रहार से धरातल पर प्रकाश की किरणें मुड़ गईं। जबरदस्त झटके से श्याम दूर जाकर गिर पड़ा। वह सीधे प्रकाश के पुल पर जा टकराया और खून उगल दिया। श्याम उजाड़ जानवर के हर हमले से बच नहीं पाया था। उसे लगा जैसे उसका शरीर अब टूटने वाला है, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि वह अब और सहन नहीं कर सकता, उजाड़ जानवर अचानक रुक गया। उसने अपनी ठंडी आंखों से श्याम को घूरा, लेकिन आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि अगरबत्ती जलने का समय पूरा हो चुका था। पेंग, श्याम जमीन पर गिर पड़ा, जैसे उसे किसी शक्ति ने धक्का देकर पीछे फेंक दिया हो। वह पास हो गया। श्याम ने राहत की सांस ली। उसे पूरे शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी। वह कांपते हुए अपनी अंगूठी से एक उजाड़ हड्डी अवशेष निकालकर मुंह में डालने लगा। फिर उसने पैंथर लेडी और व्योम मेहता से बचते हुए एक किनारे जाकर जल्दी से अपनी सांसें नियंत्रित करनी शुरू की। स्काई ब्लड युआन क्यूई का इस्तेमाल करने के बाद श्याम को कुछ समय तक कमजोरी महसूस होती थी, लेकिन वह तीसरा व्यक्ति था जिसने पुल पार किया था, और अभी भी कई अन्य प्रतिभाशाली योद्धाओं को पुल पार करना था। ये समय वह ध्यान लगाकर अपनी शक्ति वापस पाने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। आखिरकार चौहान परिवार और राठौर परिवार के बीच दुश्मनी थी, इसलिए महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की सुरक्षा के बावजूद उसे सतर्क रहना था। श्याम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ऊपर से वह शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके दिल में उत्तेजना छुपी हुई थी। उसे पता था कि उसका प्रदर्शन विजुअल डिस्क सरणी में रिकॉर्ड हो चुका है। भविष्य में जब कुलमाता इसे देखेगी, तो उसे स्वयं ही श्याम और अर्जुन के बीच का अंतर समझ आ जाएगा। ये सोचते ही श्याम ने पुल के दूसरी ओर देखा और अर्जुन की ओर घूरा। उसके होठों पर एक हल्की सी उपहास भरी मुस्कान थी। उसे सच में नहीं पता था कि यह लड़का किस प्रकार मरेगा। मरना तो तय था, बस सवाल ये था कि कैसे। लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं था। जैसे ही श्याम ने प्रकाश पुल पार कर लिया, वह अब अर्जुन की परवाह नहीं करता था। आखिरकार एक मृत व्यक्ति की तुलना एक उज्ज्वल भविष्य वाले व्यक्ति से करने का कोई अर्थ नहीं था। ये राठौर परिवार का लड़का वाकई में कुछ काबिलियत रखता है। दूसरे योद्धाओं ने श्याम राठौर की ओर ध्यान से देखा। श्याम के सफल होने के बाद अब तक चुपचाप खड़े आरव राठौर ने अपनी आंखें खोली और कहा, मैं अगला हूं। आरव राठौर परिवार की युवा पीढ़ी में एक प्रभावशाली व्यक्ति था। उसकी ताकत और प्रतिष्ठा दोनों ही श्याम राठौर से कहीं अधिक थी। जब श्याम को महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में आने का स्थान पाने में कठिनाई हुई थी,
तब आरव के स्थान पर कोई विवाद नहीं हुआ था। आरव का प्रदर्शन निराशाजनक नहीं था। हल्की चोटें लगने के बावजूद उसने भी प्रकाश पुल पार कर लिया। जब प्राचीन उजाड़ जानवर ने अपनी तीसरी आंख खोली, तभी उसे कुछ मामूली खरोंचें आईं, क्योंकि वह 2 हमलों से पूरी तरह नहीं बच सका। इस परिणाम को देखकर वहां मौजूद लोग अंदर ही अंदर डर गए। सच में राठौर परिवार रतनगढ़ दुनिया के शीर्ष परिवारों में से एक था। ये कम बोलने वाला आरव राठौर बीस्ट कंट्रोल संप्रदाय के व्योम मेहता से बहुत अधिक मजबूत था। आरव के बाद अन्य बड़े गुटों के कई प्रतिभाशाली योद्धाओं ने भी प्रयास किया, लेकिन कुछ दूसरी श्रेणी के परिवारों और संप्रदायों के प्रतिभाशाली योद्धाओं ने अपना आकलन कर पुल पार करने का विचार त्याग दिया। वे नहीं चाहते थे कि उनकी हालत पहले नंबर पर जाने वाले रॉय परिवार के मोटे लड़के जैसी हो, जिसने बुरी तरह हार झेली थी। ऐसा लगता है कि हम पार नहीं कर पाएंगे, तो हमें खुद पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम पुल पार नहीं कर सकते, तो कम से कम उस लड़के को मारकर इनाम तो पा ही सकते हैं। कुछ छोटे संप्रदायों के योद्धा, जिन्होंने हार मान ली थी, किनारे जाकर आपस में बात करने लगे। उनकी निगाहें लालच से अर्जुन पर टिकी हुई थीं। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में आने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी, अब वे इसे इतनी आसानी से गंवाने के लिए तैयार नहीं थे। यदि वे पुल पार नहीं कर सकते थे, तो कम से कम अर्जुन को मारकर इनाम तो हासिल कर सकते थे। हालांकि अर्जुन इन लोगों की घृणास्पद निगाहों से बेखबर था। वह अब भी प्रकाश पुल पर खड़े प्राचीन उजाड़ जानवर को घूर रहा था। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। जैसे जैसे और प्रतिभाशाली योद्धा पुल पर गए, उनमें से कई ने मामूली चोटों के साथ इसे पार कर लिया, जबकि अधिकतर ने हार मान ली या असफल रहे। जो योद्धा बिना ज्यादा चोटों के पार कर पाए, वे सबका ध्यान आकर्षित कर रहे थे। ये सभी योद्धा महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में एक दूसरे के प्रतियोगी थे। इसके अलावा इस परीक्षा में एक अनकही प्रतिस्पर्धा भी थी। ये पहला परीक्षण उन सभी के लिए एक अवसर था, जिससे वे एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लगा सकते थे। इसी समय अचानक मीरा राठौर हवा में एक तितली की तरह उड़ती हुई पुल पर आ गई। उसकी सुंदर चाल और तेज मूवमेंट तकनीक ने वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें चमका दी। उस पैंथर लेडी ने, जो अब तक काफी हद तक ठीक हो चुकी थी, अपनी उंगलियों से नाखून सहलाते हुए मीरा को गौर से देखा। आमतौर पर समान उम्र की युवतियां एक दूसरे की तुलना करने की आदत रखती हैं। अर्जुन, अपना ध्यान रखना। मीरा की युवान की आवाज अचानक अर्जुन के कानों में गूंजी, और इसी समय मीरा पहले ही प्राचीन उजाड़ जानवर से लड़ाई शुरू कर चुकी थी। अर्जुन थोड़ा चौंका और फिर हल्के से मुस्कुराया। सच में उसकी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। मीरा उम्र में आरव से भी छोटी थी, लेकिन प्राचीन उजाड़ जानवर का सामना करते हुए वह शांत और निडर दिख रही थी। चाहे जानवर किसी भी तरह हमला करे, वह तितली की तरह हवा में फूलों के बीच उड़ती रही। लेकिन फिर भी जैसे जैसे उसकी युवांची तेजी से खत्म होने लगी और जानवर के हमले और तेज होते गए, आखिरी समय में उसकी टांग पर जानवर की ऊर्जा किरण का हल्का हमला हुआ। उसकी गोरी त्वचा से खून की एक हल्की धार बह निकली। प्राचीन उजाड़ जानवर का हर हमला भयंकर युवांची कंपन से भरा था। भले ही कोई सीधे हमले से बच जाए, लेकिन युवांची कंपन से बचना मुश्किल था। यही कारण था कि ज्यादातर प्रतिभाशाली योद्धाओं को गंभीर चोटें नहीं आई थीं, बल्कि हल्की खरोंचें लगी थीं। टांग घायल होने के कारण मीरा की गति थोड़ी धीमी पड़ गई और उसे लगातार हल्की चोटें लगती गईं, जिससे वह मुश्किल स्थिति में आ गई। किसी तरह उसने एक अगरबत्ती जलने जितने समय तक मुकाबला किया और अंत में दूसरे किनारे पर पहुंच गई। लेकिन उसके चेहरे पर असंतोष की भावना झलक रही थी। वह पास तो हो गई थी, लेकिन अपने प्रदर्शन से खुश नहीं थी। ये प्राचीन उजाड़ जानवर वाकई डरावना है। अभी तक कोई भी इसके हमलों और युवांची कंपन से पूरी तरह नहीं बच पाया है। लोगों ने आश्चर्य से कहा। महान महारानी द्वारा छोड़ा गया ये पहला परीक्षण ही इतना कठिन था। इसी समय संकेत बैनर्जी ने अपने लबादेमा रखे जेड टुकड़े को धीरे से अंदर किया और प्रकाश के पुल की ओर कदम बढ़ाया। ओह, संकेत बैनर्जी आगे बढ़ रहा है, देखते हैं वह कैसा प्रदर्शन करता है। संकेत की हरकत ने सभी की निगाहें उसकी ओर खींच ली। ली अग्नि संप्रदाय के युवाओं में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होने के नाते संकेत बैनर्जी को अन्य परिवारों और संप्रदायों से काफी ध्यान मिल रहा था। ली अग्नि संप्रदाय की शक्ति कई बड़े कुलों से भी अधिक थी। जब लोग चर्चा कर रहे थे, संकेत पहले ही प्रकाश पुल तक पहुंच गया था। जैसे जैसे वह प्राचीन उजाड़ जानवर के करीब आया, जानवर का भयंकर दबाव उसके ऊपर टूट पड़ा। उसके सामने एक आम आदमी वैसा ही लग रहा था, जैसे एक चूहे के सामने एक भयानक बाघ।
लेकिन संकेत की आंखें स्थिर थीं और उसकी सांसें भी सामान्य थीं। अचानक उसकी हथेली में एक तलवार चमकी। यह इतनी तेजी से प्रकट हुई कि किसी को उसकी म्यान से निकलने की गति दिखी ही नहीं। ओह! वह तलवार का इस्तेमाल कर रहा है। क्या वह जानवर से लड़ने की योजना बना रहा है? सभी लोग चौंक गए। पहले संकेत ने खुद कहा था कि जानवर की कोई कमजोरी नहीं है, और अब वह तलवार निकाल रहा था। भले ही वह बहुत मजबूत था, लेकिन कोई नहीं मानता था कि वह इस प्राचीन उजाड़ जानवर को हरा सकता है। गर्ररा जानवर ने दहाड़ते हुए संकेत की ओर छलांग लगाई, लेकिन उसी समय संकेत की आकृति अचानक गायब हो गई। अगले ही पल जानवर के ऊपर आकाश में दर्जनों नीले रंग की छायाएं चमक उठीं। ये सभी संकेत के जैसी लग रही थीं और बहुत तेजी से इधर उधर घूम रही थीं। 36 छायाएं, लोगों ने चौंक कर कहा। ये साधारण छायाएं नहीं थीं, बल्कि इतनी असली लग रही बड़ी ही थी कि कमजोर योद्धा असली और नकली का फर्क नहीं कर सकते थे। ये स्वीपिंग फिगर स्वॉर्ड स्टेप्स है, एक ऐसी तकनीक जिसमें इंसान और तलवार एक हो जाते हैं। हर कदम एक उड़ती हुई तलवार की किरण की तरह होता है। ये छायाएं तलवार की ऊर्जा से बनी हैं और संकेत के असली शरीर जैसी ही युवांची से भरी होती हैं। इससे न केवल दुश्मन भ्रमित हो सकता है, बल्कि असली हमला भी किया जा सकता है। जब यह तकनीक पूर्णता तक पहुंचती है, तो 108 तलवार ऊर्जा की छायाएं बनाई जा सकती हैं। ये छायाएं एक युद्ध संरचना बना सकती हैं और दुश्मन पूरी तरह निराश हो सकता है। संकेत की तकनीक 36 छायाओं तक पहुंच चुकी है, जो कि छोटी सफलता की निशानी है। वह ली अग्नि संप्रदाय के युवा योद्धाओं में पहले स्थान पर होने के लायक है। सभी लोग हैरान थे। अब समझ आया कि संकेत इतना शांत क्यों था, उसके पास सच में गजब की क्षमता थी। स्वीपिंग फिगर स्वॉर्ड स्टेप्स। अर्जुन ने ठुड्डी सहलाते हुए अपने सामने चल रही लड़ाई पर गहरी नजर डाली। रतनगढ़ दुनिया के संप्रदायों और कुलों की तकनीकें सच में अनोखी थीं। हालांकि उजाड़ जानवर बहुत ताकतवर था, लेकिन उसके ज्यादातर हमले केवल संकेत की छायाओं को ही लगे। भले ही उसकी छायाएं नष्ट हो गईं, लेकिन संकेत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एक अगरबत्ती जलने जितने समय के बाद वहां केवल एक असली संकेत बैनर्जी था। वह बिना किसी चोट के पुल के दूसरी ओर खड़ा था। उसके कपड़े सीधे थे, बाल भी अस्त व्यस्त नहीं थे। उसने पूरी तरह परफेक्ट तरीके से परीक्षा पार कर ली थी। कोई चोट नहीं। संकेत बैनर्जी को बिना किसी चोट के परीक्षा पार करते देख वहां मौजूद कई प्रतिभाशाली योद्धा एक दूसरे को देखने लगे। उसका स्वीपिंग फिगर स्वॉर्ड स्टेप्स न केवल देखने में शानदार था, बल्कि इसकी ताकत भी चौंकाने वाली थी। स्वीपिंग फिगर स्वॉर्ड स्टेप्स एक ऐसी तकनीक है जो आक्रमण और रक्षा दोनों में सक्षम है। ये तेज भी है और आक्रामक भी। लोग जानते थे कि संकेत बहुत प्रतिभाशाली था और वे ये देखना चाहते थे कि वह इस परीक्षा को कैसे पार करेगा। लेकिन किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इस तरीके से सफल होगा। उसने अपनी असाधारण क्षमता का इस्तेमाल करते हुए बिना जोखिम लिए परीक्षा पार कर ली। अगर संकेत ने स्वीपिंग फिगर स्वॉर्ड स्टेप्स का इस्तेमाल प्राचीन उजाड़ जानवर पर हमला करने के लिए किया होता, तो उसे कोई खतरा नहीं होता। फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। स्वीपिंग फिगर स्वॉर्ड स्टेप्स सिर्फ तलवार की ऊर्जा थी, इसलिए इसके टूटने से कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर कोई और संकेत की जगह होता तो वह जरूर उजाड़ जानवर पर हमला करने की कोशिश करता, लेकिन संकेत ने ऐसा नहीं किया। इससे साफ पता चलता है कि उसने पहले ही ये तय कर लिया था कि उसका हमला उजाड़ जानवर के खिलाफ बेकार होगा। लोग अभी चर्चा कर ही रहे थे कि अचानक आकाश से एक रोशनी की किरण सीधी संकेत बैनर्जी पर गिरी। ओह! संकेत हैरान हुआ, लेकिन वह नहीं हटा। उसने किरण को अपने शरीर पर गिरने दिया, क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि इसमें कोई मारने की मंशा नहीं थी। शू! किरण संकेत के हाथ पर लगी और वहां बैंगनी निशान बन गया। यह एक छोटे से टैटू की तरह दिख रहा था। क्या ये एक एम्पीरियन मार्क है? उसे बस ऐसे ही एम्पीरियन मार्क मिल गया। जब पैंथर लेडी ने ये बैंगनी निशान देखा तो वह दंग रह गई। जैसे ही उसने ये कहा, भीड़ में हलचल मच गई। कई योद्धाओं ने अपनी चोटों की परवाह किए बिना ध्यान केंद्रित किया और संकेत के हाथ की ओर देखने लगे। चौहान परिवार के जाद छोटे ओई स्क्रॉल में एम्पीरियन मार्क का वर्णन था। जब महान महारानी का रहस्यमय क्षेत्र खुलता था, तो जो युवा योद्धा किसी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते थे, उन्हें एक एम्पीरियन मार्क दिया जाता था। हर एम्पीरियन मार्क बहुत मूल्यवान था। इन चिन्हों को इकट्ठा करके महान महारानी के खजाने को खोला जा सकता था। फिर इन चिन्हों को वहां रखी अनमोल वस्तुओं के बदले में लिया जा सकता था। प्राचीन महान महारानी प्रतिभाओं का ओ निखारने में कंजूसी नहीं करती थी।
जो लोग उनके उत्तराधिकारी बनने लायक नहीं होते थे लेकिन फिर भी बहुत प्रतिभाशाली होते थे, उन्हें उचित सहायता और इनाम मिलता था। और महान महारानी द्वारा छोड़ी गई हर वस्तु, छोटे वो बेहद मूल्यवान होती थी। यदि कोई उन वस्तुओं में से कुछ भी हासिल कर सकता, ये सोचकर ही बाकी लोग बेहद जलन महसूस करने लगे। संकेत बैनर्जी, जो हमेशा शांत रहता था, खुद भी हल्का सा मुस्कुरा उठा। उसके मन में ऊंची महत्वाकांक्षाएं थीं। वह नहीं चाहता था कि उसका भविष्य सिर्फ ली अग्नि संप्रदाय तक ही सीमित रहे। हालांकि सिर्फ एक एम्पीरियन मार्क ही पर्याप्त नहीं था। चौहान परिवार के जादुई स्क्रॉल के अनुसार महारानी के खजाने में रखी वस्तुएं पाना बेहद कठिन था। चौहान परिवार के कुछ युवा योद्धाओं ने पहले भी एम्पीरियन मार्क प्राप्त किए थे, लेकिन वे असली महान महारानी के खजाने तक नहीं पहुंच सके। वे केवल खजाने की सूची देख पाए थे, और उन बेशकीमती वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जो एम्पीरियन मार्क्स चाहिए थे, उनकी संख्या बहुत अधिक थी। वे जो भी मार्क्स जमा कर सके, वे केवल उन चीजों को लेने के लिए थे जिन्हें महान महारानी ने कोई खास महत्व नहीं दिया था। फिर भी यह एक अच्छा संकेत था। पहली परीक्षा में एम्पीरियन मार्क मिलना यह दिखाता था कि आगे की परीक्षाओं में और अधिक मार्क्स प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि वे सच में महान महारानी के खजाने को खोलने में सफल होते तो वह अवसर कल्पना से भी परे होता। ये संकेत बैनर्जी, जो युवा प्रकाश से बने पुल को पार कर चुके थे, उन्होंने निराश होकर सिर हिला दिया। वे भी प्रतिभाशाली थे, लेकिन संकेत से उनका अंतर बहुत ज्यादा था। संकेत के एम्पीरियन मार्क प्राप्त करने के दृश्य ने उनकी परीक्षा पास करने की खुशी को फीका कर दिया। हालांकि संकेत की शक्ति को देखकर वे कोई शिकायत नहीं कर सकते थे। उनके मुकाबले संकेत सच में एक ऊंचे स्तर पर था। जब सभी लोग संकेत के एम्पीरियन मार्क को देख रहे थे, वहीं दूसरी ओर अर्जुन की नजरें अब भी आगे की ओर टिकी थीं। वह पुल के पास खड़े प्राचीन उजाड़ जानवर और उसकी तीसरी आंख को घूर रहा था। जब अर्जुन ने 6 महीने की गुप्त साधना की थी, तो उसने महान महारानी के अवशेष और बैंगनी क्रिस्टल की शुद्ध यांग ऊर्जा का उपयोग कर अपने शरीर को बदल दिया था। अब उसका यांग शरीर पूर्णता के करीब था। एक शुद्ध यांग शरीर का स्वामी इस रतनगढ़ दुनिया में भी एक शीर्ष प्रतिभा होता था। सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य में एक शुद्ध यांग शरीर वाले पूर्वज ने केवल 20 दिनों में सूरतगढ़ पवित्र तकनीक सीख ली थी और अंततः एक ऋषि बन गया था। ये रिकॉर्ड दिव्य शहर में आज तक अटूट था, और वह सिर्फ सामान्य शुद्ध यांग शरीर था। यदि किसी के पास पूर्ण शुद्ध यांग शरीर होता तो उसकी क्षमता और भी अधिक अद्भुत होती। यहाँ तक कि रतनगढ़ दुनिया में भी यह एक बड़ी बात होती। एक ऐसा शारीरिक गुण जो इस दुनिया के बड़े संप्रदायों की ताकत को हिला सकता था। जब अर्जुन क्लाउड वाइल्डनेस में था, तब उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा बहुत खराब थी, लेकिन दिव्य शहर और गिरता हुआ सितारा द्वार में उसकी यात्रा के बाद उसकी मार्शल आर्ट क्षमता काफी बढ़ गई थी। अब जब वह रतनगढ़ दुनिया में था, तो बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा उसके शरीर को धीरे धीरे पूर्ण शुद्ध यांग शरीर में बदल रही थी। यहाँ तक कि बैंगनी क्रिस्टल के बिना भी अब उसे सच में मार्शल आर्ट्स प्रतिभा का धनी कहा जा सकता था। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में अर्जुन को इस प्रवेश परीक्षा को पार करने में कोई कठिनाई नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ परीक्षा पास करना ही अर्जुन के लिए पर्याप्त नहीं था। महान महारानी ने अपना नाम सदियों तक अमर बनाए रखा। इसका मतलब था कि उनकी साधना क्षमता इस दुनिया की कल्पना से भी परे थी। महान महारानी को प्रभावित करने के लिए सिर्फ परीक्षा पास करना या बहुत अच्छे से पास करना पर्याप्त नहीं था। संकेत बैनर्जी ने बहुत शानदार तरीके से परीक्षा पास की, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो सिर्फ एक एम्पीरियन मार्क था। अर्जुन ने चौहान परिवार के जादुई स्क्रॉल में दिए गए विवरण को पढ़ा था। वास्तव में महान महारानी के खजाने से कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक एम्पीरियन मार्क कुछ भी नहीं था। अर्जुन के नजरिए से ली अग्नि संप्रदाय की प्रतियोगिता में पहला स्थान पाने वाला युवा प्रतिभा केवल एक अकेला प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था। रतनगढ़ दुनिया के कई बड़े संप्रदायों में ऐसे कई लोग मौजूद थे, और अगर बात महान महारानी के युग की करें तो उस समय इस तरह के प्रतिभाशाली लोग बहुत आम थे। अगर महान महारानी चाहती कि ऐसा कोई व्यक्ति उनका उत्तराधिकारी बने, तो अपने समय में सिर्फ इच्छा प्रकट करना ही काफी था। हजारों लोग उनके दरवाजे तोड़कर आ जाते, और उनमें से निश्चित रूप से संकेत बैनर्जी से भी बेहतर लोग होते। लेकिन ये सब व्यर्थ था। इसीलिए अर्जुन को पूरा विश्वास था कि संकेत का प्रदर्शन महान महारानी की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। सिर्फ सही तरीके से बच निकलना महान महारानी के लिए प्रभावशाली नहीं था। इसका मतलब था कि परीक्षा को पास करने का इससे भी अधिक सही तरीका मौजूद था, जैसे कि प्राचीन उजाड़ जानवर को मार देना। क्या ये संभव है? ये सोचकर अर्जुन खुद भी चौंक गया।
क्योंकि स्पष्ट था कि पुल पर खड़ा विशाल प्राचीन उजाड़ जानवर उससे निपटने के लिए बहुत शक्तिशाली था। अगर यहाँ मौजूद सभी प्रतिभाशाली युवा मिलकर भी उस पर हमला करते तब भी वे असफल रहते। लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो केवल एक ही तरीका था जिससे महान महारानी संतुष्ट हो सकती थी। अगर ऐसा कोई तरीका न होता तो महान महारानी द्वारा बनाई गई यह रहस्यमय परीक्षा ही व्यर्थ हो जाती। सीधे प्राचीन उजाड़ जानवर को मारना असंभव था क्योंकि उसकी शक्ति 16-17 वर्षीय युवाओं से बहुत अधिक थी। इसका मतलब था कि इस प्राचीन उजाड़ जानवर की कोई कमजोरी जरूर होगी। ये पहली परीक्षा शायद सिर्फ गति की नहीं थी, न ही यह युद्ध कौशल की परीक्षा थी, बल्कि यह परीक्षा उन सभी योद्धाओं की निरीक्षण शक्ति ऑब्जर्वेशन स्किल्स की परीक्षा थी जो इस पुल पर कदम रख चुके थे। मुझे प्राचीन उजाड़ जानवर की कमजोरी खोजनी होगी। अर्जुन की दृष्टि तेज थी और उसका अवलोकन कौशल अच्छा था, लेकिन उसे नहीं लगता था कि इस क्षेत्र में उसकी क्षमता प्राचीन युग के महान प्रतिभाशाली योद्धाओं से बेहतर थी। अगर वह सच में महान महारानी को संतुष्ट करना चाहता था तो उसे अपना सबसे शक्तिशाली हथियार इस्तेमाल करना होगा। जब महान महारानी ने इस रहस्यमय दुनिया का निर्माण किया तो चाहे वह कोई भी संरचना हो या कोई भी व्यवस्था, वे सभी ऊर्जा से बच नहीं सकती थी। अर्जुन की ऊर्जा दृष्टि में पुल और प्राचीन उजाड़ जानवर एक बिल्कुल अलग रूप में दिखाई दे रहे थे। शायद ये तरीका थोड़ा धोखेबाजी जैसा लग सकता था, लेकिन अर्जुन को ये तरीका बहुत पसंद था। ओह, मैं ऐसी बातें क्यों सोच रहा हूँ? अर्जुन ने अपनी नाक छूते हुए कहा, सीनियर महान महारानी क्षमा करें, मैं भी धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन बैंगनी क्रिस्टल भी मेरे अस्तित्व का एक हिस्सा है और यह मेरी प्रतिभा का ही एक भाग है। यदि मैं आपकी विरासत प्राप्त करता हूं तो मेरा विश्वास है कि यह आपके सम्मान को कभी नीचा नहीं दिखाएगा। अर्जुन मानता था कि कोई भी कार्य करने का तरीका महत्वपूर्ण नहीं होता जब तक वह उसके अपने मूल सिद्धांतों के खिलाफ न हो। परिणाम ही सबसे महत्वपूर्ण था। और ठीक उसी क्षण महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र की शांत लेकिन गंभीर आवाज गूंज जाओ, ठीक प्राचीन उजाड़ जानवर के गायब होने में केवल 30 मिनट बचे हैं, अभी भी 30 मिनट बाकी थे। अर्जुन ने पीछे मुड़कर उन योद्धाओं को देखा जिन्होंने अभी तक परीक्षा शुरू नहीं की थी। उसे मिलाकर केवल 3 लोग बचे थे। 30 मिनट का समय काफी था। इस समय जो योद्धा पहले ही पुल पार कर चुके थे उन्होंने मेडिटेशन समाप्त कर लिया था। अब उनकी नजरें आखिरी बचे हुए लोगों पर टिकी थीं। इन योद्धाओं के चेहरे कड़वे और हतोत्साही दिख रहे थे। वे हार मानना नहीं चाहते थे, लेकिन प्राचीन उजाड़ जानवर का सामना करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे, आगे बढ़ने के लिए दुविधा में थे। हार मानना आसान था, लेकिन छोटी ही न बिना कोशिश किए पीछे हटना उनके जीवन पर एक काले दाग की तरह असर डालता। इससे उनके योद्धा मनोबल पर बुरा प्रभाव पड़ता। कोई रास्ता न बचने पर एक डरपोक योद्धा हिम्मत जुटाकर परीक्षा देने के लिए पुल पर चला गया, लेकिन ताकत में इतना बड़ा अंतर आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता था। जैसे ही उसने प्राचीन उजाड़ जानवर का सामना किया, वह सिर्फ 1 मिनट के भीतर ही हार गया। वह उजाड़ जानवर के हमले से बच नहीं सका और न ही उसकी ऊर्जा से बचने की क्षमता रखता था। महान प्रतिभाशाली योद्धाओं की तरह ऊर्जा झेलने की शक्ति उसमें नहीं थी। एक ही वार में उसकी चेस्ट की हड्डियां, रिब्स और सीने की हड्डी स्टर्नम टूट गईं। वह खून से लथपथ होकर पुल से बाहर फेंक दिया गया। हाँ, कितना बेकार योद्धा है। ये देखकर चौहान परिवार के युवा योद्धा ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। योद्धाओं की दुनिया में कोई दया नहीं थी। जब ये सभी योद्धा बड़े होंगे तो एक दूसरे के दुश्मन भी बन सकते हैं, इसलिए वे इन कमजोरों का आत्मविश्वास तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। ही अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं जो अब तक परीक्षा नहीं दे पाए। उनकी हिम्मत तो सुई की नोक जितनी छोटी है। वह अर्जुन अभी तक आगे नहीं बढ़ा। वह तो राठौर परिवार के लिए शर्म की बात है। चौहान परिवार का युवक अर्जुन की ओर घृणा से देख रहा था। फिर उसने श्याम राठौर, आरव राठौर और उनके साथी ओह की ओर भी नजर डाली। उसका चेहरा अवमानना से भरा हुआ था। वह हमारा हिस्सा नहीं है, श्याम राठौर ने गुस्से में कहा। राठौर परिवार को इस मामले में मत घसीटो। वह तो एक जंगली आदमी है जो समुद्र के पूर्व के जंगलों से आया है। तुम्हें उससे जो भी करना हो करो, उसका राठौर परिवार से कोई लेना देना नहीं। श्याम राठौर बहुत गुस्से में था। अर्जुन की डरपोक हरकतों की वजह से राठौर परिवार भी अपमानित हो रहा था। अब देरी करने का क्या फायदा? 30 मिनट बाद ये प्रकाश का पुल और प्राचीन उजाड़ जानवर दोनों गायब हो जाएंगे। उसके बाद अर्जुन के पास परीक्षा देने का कोई मौका नहीं रहेगा।
उसी समय पुल के गायब होने और दूसरे परीक्षण के द्वार खुलने के बीच एक अंतराल होगा। इस दौरान इस अर्जुन को मारना बहुत आसान होगा। बहुत से लोग चुपचाप इस मौके का इंतजार कर रहे थे। चौहान परिवार का युवा अर्जुन को ठंडी मुस्कान के साथ देख रहा था। शौर्य चौहान ने उसे यह काम सौंपा था और उसे इसे अच्छे से पूरा करना था। वैसे भी यह कोई मुश्किल काम नहीं था। शौर्य चौहान ने खास तौर पर आदेश दिया था कि अर्जुन को सबसे क्रूर तरीके से मारा जाए। एक विजुअल डिस्क सा रनी बुरा विकल्प नहीं था। अगर अर्जुन की मौत की पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड कर ली जाए तो शौर्य चौहान उसकी दर्दनाक मृत्यु का आनंद ले सकता था। ये देखकर वह बहुत प्रसन्न होगा। शौर्य चौहान को पहले कुछ झटके जरूर लगे थे, लेकिन वह चौहान परिवार का सबसे संभावित उत्तराधिकारी था। उसका भविष्य उज्ज्वल और असीमित था। चौहान परिवार का ये युवा योद्धा शौर्य चौहान से करीबी संबंध बनाने के तरीके सोच रहा था। उसे उम्मीद थी कि अगर वह खुद को साबित कर दे तो भविष्य में शौर्य चौहान उसे एक महत्वपूर्ण पद पर रखेगा और अर्जुन की हत्या यही अवसर था। ये सोचकर उसने अपनी अंगूठी से एक विजुअल डिस्क सरणी निकाली। इसके साथ ही उसने एक कीड़ा भी निकाला जिसे चौहान परिवार क्रूर प्रयोगों के लिए पालता था। उसके चेहरे पर निर्दयी मुस्कान फैल गई। इस समय अर्जुन को छोड़कर केवल एक ही व्यक्ति बचा था। उस व्यक्ति को पहले से ही अपनी सफलता पर विश्वास नहीं था। वह चाहता था कि अर्जुन पहले जाए, लेकिन जब उसने देखा कि अर्जुन बिल्कुल शांत और निश्चिंत था तो उसे समझ आ गया कि वह उससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। आखिरकार उसे अपनी हिम्मत जुटाकर परीक्षा में उतरना पड़ा, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। वह युवा बुरी तरह हार गया। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसकी आंखों में अस्वीकार करने की पीड़ा थी, लेकिन कम से कम उसने अपने डर के आगे हार नहीं मानी। पुल के दूसरी तरफ कई लोग उस पर हंस रहे थे। उनकी मुस्कुराहट में ताने और उपहास भरे हुए थे। वे ऐसे बातें कर रहे थे जैसे वे कोई बंदर का तमाशा देख रहे हों। उस युवा योद्धा का चेहरा अपमान और लज्जा से भर गया, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने एक औषधि खाए और ध्यान में बैठ गया। ये देखकर अर्जुन ने हल्की सांस छोड़ी। रतनगढ़ दुनिया वास्तव में बहुत क्रूर थी। सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य में लोग कम से कम एक ही देश के थे। इसलिए ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा के बावजूद वे अपनी घृणा को छिपाने की कोशिश करते थे। लेकिन रतनगढ़ दुनिया में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ केवल शुद्ध शत्रुता और जान लेने की मंशा थी। हालांकि यदि यही युवा योद्धा इस अपमान को सहन कर सका तो उसका भविष्य पहले जैसा नहीं रहेगा। अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया और प्राचीन उजाड़ जानवर की ओर देखा। उसने उजाड़ जानवर के कमजोर स्थान फिर से पुष्टि की। उसे कोई जल्दी नहीं थी। पुल के दूसरी ओर जो योद्धा उसका मजाक उड़ा रहे थे, अर्जुन ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। अर्जुन को 100% गारंटी चाहिए थी। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की परीक्षा असाधारण थी। भले ही अर्जुन के पास बैंगनी क्रिस्टल था, फिर भी वह बार बार पुष्टि कर रहा था ताकि कोई भी गलती न हो। अब पुल के गायब होने में केवल 10 मिनट बचे थे। तभी महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की आवाज फिर से सुनाई दी। समय उतना ही बचा है जितना 2 अगरबत्तियां जलने में लगता है। ये सुनते ही लोग खुद को तैयार करने लगे। अर्जुन, कोशिश तो करो। ये पूरी तरह हार मान लेने से तो बेहतर है। बोलने वाला आरव राठौर था। अर्जुन ने चौंक कर उसकी ओर देखा और फिर धीमे स्वर में कहा, धन्यवाद। इसके बाद अर्जुन पुल की ओर बढ़ा। वह आखिरकार आ ही गया। हा, चौहान परिवार के युवा ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा। वह अर्जुन को दयनीय स्थिति में देखने के लिए बेहद उत्साहित था। मैं कहता हूँ लड़के, कहीं तू पुल पर आत्महत्या करने तो नहीं जा रहा? अगर ऐसा है तो ये काफी समझदारी भरा फैसला होगा। हालांकि चौहान परिवार का युवा नहीं चाहता था कि अर्जुन इस तरह मर जाए। फिर भी वह जानबूझकर अर्जुन को उकसा रहा था। इसी समय उसने विजुअल डिस्क सरणी नीचे रख दिया और उसे पुल की ओर घुमा दिया। वह अर्जुन की बुरी हालत रिकॉर्ड करने के लिए पूरी तरह तैयार था। लेकिन अर्जुन ने उसकी बातों पर न तो ध्यान दिया और न ही उसकी ओर देखा। वह प्राचीन उजाड़ जानवर से 10 मीटर दूर खड़ा हो गया। वह चुपचाप इस भयानक अस्तित्व को देख रहा था। अपनी ऊर्जा दृष्टि में अर्जुन ने देखा कि पुल रंग बिरंगी रोशनी से भर गया था और पुल पर खड़ा विशाल उजाड़ जानवर भी रंगीन रोशनी के बिंदुओं से बना एक अस्तित्व था। फिर अर्जुन ने धीरे से अपना शरीर झुकाया और अपनी अंगूठी पर उंगलियां फेरी। इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। अर्जुन ने एक धनुष निकाल लिया। धनुष हर कोई चौंक गया। वे पहले से ही सोच रहे थे कि अगर अर्जुन में इतना साहस हो कि वह प्राचीन उजाड़ जानवर के सामने खड़ा हो जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। उनका मानना था कि जैसे ही युद्ध शुरू होगा
अर्जुन इधर उधर भागता रहेगा और कुछ ही सेकंड में उजाड़ जानवर द्वारा उड़ा दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन एक धनुष निकाल लेगा। वह क्या करने वाला था? क्या वह उजाड़ जानवर पर हमला करने की सोच रहा था? जब पहले संकेत बनर्जी ने इस उजाड़ जानवर का सामना किया था तो उसने अपनी तलवार निकाली थी, लेकिन उसका मकसद हमला करना नहीं था। उसने अपनी स्वीपिंग फिंगर स्वॉर्ड स्टेप्स तकनीक का उपयोग किया था। लेकिन धनुष के साथ तो उन्होंने पहले कभी किसी मूवमेंट तकनीक के बारे में नहीं सुना था। मूर्ख श्याम राठौर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसका मानना था कि अर्जुन सिर्फ एक संकी था। वह बस एकांत में साधना करने में लगा रहता था, लेकिन युद्ध का कोई वास्तविक अनुभव नहीं रखता था। ये लड़का उजाड़ जानवर पर तीर मारना चाहता है जिस पर संकेत बनर्जी तक हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन ने अपना दिमाग खो दिया है या वह बस निराशा में सब कुछ छोड़ रहा है। जैसे ही अर्जुन ने अपना धनुष उठाया, प्राचीन उजाड़ जानवर को लगा कि उसे ललकारा गया है। गर्जना करते हुए वह अर्जुन की ओर झपटा। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने एक ऊंची छलांग लगाए और हवा में कलाबाजी खाए। ऐसा लगा मानो वह एक पत्ते की तरह उड़ रहा हो जिसे हवा ऊपर उठा रही हो। स्विश पर प्राचीन उजाड़ जानवर अर्जुन के पास से तेजी से निकल गया। इस दौरान अर्जुन हवा में लगातार पलटता रहा। उसका शरीर उजाड़ जानवर की पीठ के बहुत करीब से निकला, यहाँ तक कि उसकी हड्डियों की नोक भी अर्जुन के चेहरे के बेहद करीब से गुजरी। अर्जुन ने उजाड़ जानवर के पहले हमले को सफलतापूर्वक टाल दिया। अरे, उसने खुद बचा लिया। लोग हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था कि अगर अर्जुन किसी तरह बच भी जाता तो उसकी हालत बहुत दयनीय होगी, लेकिन उसने न सिर्फ हमले को चकमा दिया बल्कि ऊर्जा तरंगों से भी खुद को बचा लिया। ये तो बस शुरुआत है, चौहान परिवार के युवा ने नाराज होकर कहा। जल्द ही उजाड़ जानवर अपनी तीसरी आंख खोलेगा। उस वक्त ये लड़का मारा जाएगा। इसी समय आरव ने अर्जुन को सलाह दी, उजाड़ जानवर की पीठ उसकी कमजोर जगह है, वहां छुपने की कोशिश करो। आरव राठौर की सलाह नेक इरादों से थी। वह अर्जुन से जलता नहीं था। आरव मानसी के बाद युवा पीढ़ी का सबसे प्रतिभाशाली योद्धा था। वह अपने परिवार द्वारा बहुत सम्मानित किया जाता था, इसलिए वह अर्जुन से ऊंचे दर्जे का था। किसी भी मार्शल परिवार में महान योद्धाओं का दर्जा हमेशा ऊंचा होता था, जबकि उजाड़ स्वर्ग तकनीक बस मार्शल आर्ट्स की सेवा करने के लिए थी। इसी वजह से आरव और मीरा राठौर अर्जुन को मरता नहीं देखना चाहते थे। लेकिन श्याम राठौर अलग था। आरव की बात सुनकर उसने मन ही मन मजाक उड़ाया। चेतावनी देने का क्या फायदा? वह बस पहली बार बचा है, अभी बहुत जल्दी है उसे जीतने का सपना देखने के लिए। अर्जुन ने लिन आरव की नेक सलाह को एक हल्की मुस्कान के साथ स्वीकार किया। जब श्याम ने देखा कि इतने खतरनाक हमलों के बीच भी अर्जुन मुस्कुरा रहा है तो वह नाराज हो गया। ये लड़का गर्स प्राचीन उजाड़ जानवर ने फिर से छलांग लगाई। अर्जुन ने हवा में फिर से कलाबाजी खाए और हमले से बच निकला। ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन का शरीर एक पत्ते की तरह हल्का हो। उजाड़ जानवर के झटके की हवा ने उसे ऊपर उड़ा दिया। जैसे जैसे उजाड़ जानवर तेज होता गया उसकी हवा भी तेज हुई और अर्जुन और भी ऊंचाई पर उड़ता गया। अर्जुन की हल्की और सरल चालें देखकर लोग हैरान थे। उसके हर बचाव में न कोई कमी थी न कोई ज्यादा मूवमेंट। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या वह हर चाल की गणना कर रहा था या बस किस्मत से बच रहा था। संकेत बनर्जी ने ध्यान से अर्जुन को देखा। पहली बार या दूसरी बार हमले से बच जाना सिर्फ एक संयोग हो सकता था, लेकिन हर बार बचना ये दर्शाता था कि अर्जुन की मूवमेंट तकनीक की समझ बहुत गहरी थी। संकेत वहां मौजूद किसी भी योद्धा को अपने स्तर का नहीं मानता था, अर्जुन को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब उसकी आंखें अर्जुन की चालें देखकर चमक उठीं। एक उजाड़ स्वर्ग मास्टर का प्रशिक्षु जिसने अपनी पूरी मेहनत उजाड़ स्वर्ग तकनीक सीखने में लगाई थी, अगर वह श्याम राठौर के स्तर तक पहुंच गया है तो यह सच में काबिले तारीफ है। गर्ज अचानक उजाड़ जानवर ने जोर से दहाड़ लगाई और उसने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उसने अपनी आंख खोल दी। चौहान परिवार के युवक ने ठहाका मारा। बहुत से लोग प्राचीन उजाड़ जानवर के हमलों को तब तक झेल सकते थे जब तक उसने अपनी तीसरी आंख नहीं खोली थी, लेकिन जैसे ही उसकी तीसरी आंख खुलती वे लगभग तुरंत हार जाते, क्योंकि यह पूरी तरह से अलग स्तर की शक्ति थी। जैसे ही प्राचीन उजाड़ जानवर ने अपनी तीसरी आंख खोली, अर्जुन ने अपना वीर धनुष उठा लिया। यही पल था जिसका उसे इंतजार था। जब उजाड़ जानवर ने अपनी तीसरी आंख खोली तो वह अपनी सबसे ताकतवर अवस्था में था, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी।
अगर उजाड़ जानवर अपनी तीसरी आंख नहीं खोलता तो अर्जुन उसका कुछ नहीं कर सकता था। उसे बस संकेत बैनर्जी और बाकी लोगों की तरह बचते रहना पड़ता। लेकिन अब अर्जुन अपने विचार को परख सकता था। जोखिम के पीछे ही असली अवसर छिपा था। अर्जुन ने वीर धनुष को मजबूती से पकड़ा और अपनी ऊर्जा दृष्टि खोल दी। धातु से बने इस धनुष की ठंडक अर्जुन से जुड़ी हुई महसूस हो रही थी। ये धनुष सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के एक मास्टर ने बनाया था। धनुष की बॉडी कांग धातु सार से बनी थी। जैसे ही उसमें युवांची भरी जाती, उसकी कठोरता और ताकत बहुत बढ़ जाती। जितनी ज्यादा युवांची भरी जाती, उतना ही यह मजबूत और खींचने में कठिन हो जाता। लेकिन इसके साथ ही उसका हमला भी उतना ही शक्तिशाली होता। हो सकता है कि वीर धनुष रतनगढ़ दुनिया में कुछ खास नहीं था, लेकिन जब इसे युवान ऊर्जा से भरा जाता तो यह उपयोगकर्ता की शक्ति के बराबर मजबूत हो जाता था। यह अर्जुन की सारी शक्ति को झेल सकता था और उसे चरम सीमा तक बढ़ा सकता था। प्राचीन उजाड़ जानवर ने अर्जुन की ओर छलांग लगाए और अपना बड़ा जबड़ा खोला। लेकिन अर्जुन नहीं हिला। उसने बस सीधा उजाड़ जानवर की आंखों में देखा और अपना धनुष खींच लिया। जब अर्जुन ने पहली बार यह हथियार चुना था तो उसे धनुष से एक अजीब सा लगाव महसूस हुआ था। दिव्य शहर में एक साधारण सा लड़का होने के बावजूद उसने धनुष की मदद से एक प्राचीन औषधीय जड़ी बूटी हासिल कर ली थी। यह क्या कर रहा है? अर्जुन को अचानक बिल्कुल न हिलते देख सभी लोग चौंक गए। अर्जुन की गति तकनीक सबकी उम्मीदों से कहीं बेहतर थी। हालांकि चौहान परिवार के युवा और श्याम राठौर जैसे लोग मानते थे कि जैसे ही जायद जानवर ने अपनी तीसरी आंख खोली, अर्जुन हार जाएगा। लेकिन जो निष्पक्ष थे वे मानते थे कि अगर अर्जुन अपनी पूरी ताकत लगाता तो वह बहुत घायल होने के बावजूद ये परीक्षा पास कर सकता था। लेकिन कोई यह नहीं सोच सकता था कि वह खुद ही अपनी मौत को बुला लेगा। क्या वह मरने की कोशिश कर रहा है? वह पागल हो गया है? पर किसी को सोचने का समय नहीं मिला। प्राचीन उजाड़ जानवर के नुकीले दांत अर्जुन के सिर पर गिरने ही वाले थे। लेकिन ठीक उसी पल अर्जुन ने धनुष की डोरी छोड़ दी। पेंग धनुष की डोरी की स्पष्ट आवाज गूंजी। यह एक अजगर की गर्जना जैसी थी, जो कानों में गूंज उठी। शू हवा चीरता हुआ एक बाण सीधा उजाड़ जानवर के मुंह में जा घुसा। अर्जुन ने अपनी ऊर्जा दृष्टि से तीर को सही दिशा में भेजा था। बाहरी रूप से देखने में ये लग सकता था कि तीर बस यूं ही मुंह में जा रहा था, लेकिन उसकी गति और कोण पूरी तरह से गणना किए गए थे। कोई आम व्यक्ति इसे नहीं दोहरा सकता था। अर्जुन का असली लक्ष्य था उजाड़ जानवर के सिर के पिछले हिस्से में छिपा हुआ एक क्रिस्टल। यह प्राचीन उजाड़ जानवर का कोर था और यही उसकी ऊर्जा का असली स्रोत था। यही प्राचीन उजाड़ जानवर की तीसरी आंख का असली रूप था। इसके माथे पर मौजूद तीसरी आंख असल में बस उस क्रिस्टल का एक प्रोजेक्शन थी। अगर अर्जुन ने सीधे तीसरी आंख पर तीर मारा होता तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उस क्रिस्टल की सारी ऊर्जा तीसरी आंख में केंद्रित थी। सिर्फ असली रूप पर वार करने से ही इसे एक ही झटके में मारा जा सकता था। जब तीर क्रिस्टल की तरफ बढ़ा तो प्राचीन उजाड़ जानवर चौंक गया। उसकी प्रतिक्रिया बेहद तेज थी। उसने तुरंत अपना मुंह बंद किया और अर्जुन के तीर को चबाने की कोशिश की। लेकिन अर्जुन उसे ऐसा करने देने वाला नहीं था। ये सिर्फ एक ही मौका था और ऐसा अवसर दोबारा नहीं आएगा। रेडियंट सूर्य की शक्ति, विस्फोट करो। अर्जुन के पीछे तांग घाटी की एक छाया प्रकट हुई। जैसे ही उसने तीर चलाया, उसने उसमें रेडियंट सूर्य की शक्ति भर दी और अब वह शक्ति तीर के अंदर फट पड़ी। शू तीर चमकते प्रकाश की तरह तेजी से आगे बढ़ा और प्राचीन उजाड़ जानवर के मुंह बंद करने से पहले ही उसके अंदर घुस गया। तीर की नोक उसकी नर्म मांसपेशियों को चीरते हुए अंदर चली गई और एक ही वार में उसकी गर्दन को सील कर दिया। पेंग पूरा 4 फुट लंबा तीर उजाड़ जानवर के शरीर में समा गया। यहां तक कि तीर के पंख तक दिखाई नहीं दे रहे थे। प्राचीन उजाड़ जानवर का शरीर अचानक एक जगह ठहर गया। वह अर्जुन से केवल 1 फुट दूर था। अर्जुन ने वीर धनुष कसकर पकड़ा और दैत्य की आंखों में झांका। इतनी करीबी दूरी पर खड़ा होने से वह साफ साफ उजाड़ जानवर की भयानक आभा महसूस कर सकता था। उसके तीखे दांत और ठंडी नजरें अर्जुन पर भारी दबाव डाल रही थीं। उसने तीर उसके मुंह के अंदर मारा। संकेत बैनर्जी कुछ देर के लिए चौंक गया, फिर सिर हिलाकर बोला, कोई फायदा नहीं। मुंह के अंदर का मांस भले ही कमजोर हो, लेकिन यह उसकी असली कमजोरी नहीं है। प्राचीन उजाड़ जानवर की जीभ पर धातु जैसी नुकीली ग्रंथियां होती हैं, कोई भी तीर इसे पार नहीं कर सकता। संकेत पूरी तरह से आश्वस्त था कि तना ताकतवर उजाड़ जानवर सामान्य कमजोरियों जैसे आंखें, मुंह या पेट पर वार करने से नहीं मरेगा।
लेकिन तभी उजाड़ जानवर का शरीर अचानक जोर से कांपने लगा। उसके शरीर की ऊर्जा में तेजी से बदलाव आने लगा। ये कुछ ही सेकंड चला और फिर पेंग एक जोरदार धमाके के साथ उजाड़ जानवर का पूरा शरीर एक प्रकाश वर्षा में बदल गया और गायब हो गया। संकेत बैनर्जी, जो हमेशा शांत रहता था, अब इस नज़ारे को देखकर पूरी तरह स्तब्ध था। उसकी आंखें फटी रह गईं और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्या हुआ? आसमान में बिखरी प्रकाश की वर्षा किसी चमत्कार जैसी लग रही थी। ये संकेत की झूठी आत्मविश्वास और अज्ञानता का मजाक बना रही थी। संकेत ने धीरे से अपना मुंह खोला, लेकिन उसे बंद करना भूल गया। प्राचीन उजाड़ जानवर को सफलतापूर्वक मारने के बाद अर्जुन ने राहत की सांस ली। जब सारी घटनाएं उसकी योजना के अनुसार हुईं और उसने जानवर को अपने तरीके से हरा दिया, तो उसे बहुत संतोष महसूस हुआ। उस पल जब प्राचीन उजाड़ जानवर गायब हुआ, तो वह ऊर्जा की रोशनी की बूंदों में बदल गया, जो बारिश की तरह अर्जुन पर बरसने लगी। वह ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवत धरती पर उतर आया हो। आसपास के युवा योद्धा हैरान रह गए, चाहे वे पुल पार करने में सफल हुए हो या नहीं। अभी थोड़ी देर पहले कई लोग सोच रहे थे कि अर्जुन असफल होगा और वे उसे मारकर चौहान परिवार के इनाम को हासिल करेंगे, लेकिन अब हकीकत ने उन्हें एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। कुछ लोग बड़ी मुश्किल से पुल पर टिके रहे और गंभीर रूप से घायल हो गए, फिर भी वे अपने परिणामों से खुश थे। बाकी लोग, जो परीक्षा पास नहीं कर सके, या तो प्राचीन उजाड़ जानवर द्वारा गिरा दिए गए थे या खुद ही पुल पर कदम रखने से पहले हार मान चुके थे। अब जब उन्होंने अर्जुन को देखा, जिसे वे अभागा समझ रहे थे और मारने की योजना बना रहे थे, उसने पुल पर पहुंचते ही सिर्फ एक तीर से प्राचीन उजाड़ जानवर को मार डाला। ये तो आकाश पाताल का अंतर था। ये बहुत ही अविश्वसनीय था। क्या ये लड़का सच में इंसान था? लोग घबराकर थूक निगल गए और डर महसूस किया। वे छोटे ऊषा थे कि वे महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के नियमों से सुरक्षित थे, क्योंकि शायद वे अर्जुन को नहीं, बल्कि अर्जुन उन्हें मार डालता। सबसे ज्यादा चौंकने वाले लोग थे श्याम राठौर और चौहान परिवार का वह छोटे युवा योद्धा। श्याम राठौर पूरी तरह से सदमे में था। उसका चेहरा पीला पड़ गया, मानो उसके माता पिता की मृत्यु हो गई हो। पहले वह खुद की तुलना अर्जुन से हर तरह से कर रहा था। कुलमाता ने अर्जुन को सराहा था और उसने अद्वितीय प्रतिभा दिखाई थी, लेकिन श्याम को लगता था कि कम से कम युद्ध में वह अर्जुन से बेहतर है। आखिरकार रतनगढ़ दुनिया में ताकत ही सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, लेकिन अब उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वह न तो अर्जुन से बेहतर था, न ही उसका परिवार अर्जुन के समर्थकों से बेहतर था, और अब उसकी ताकत भी अर्जुन से कम थी। श्याम के लिए यह बहुत बड़ा झटका था कि वह एक छोटे से गांव से आए लड़के के सामने पूरी तरह हार गया, जबकि वह एक बड़े परिवार से था। जब श्याम लगभग टूट चुका था, तभी अर्जुन उसकी नजरों से गायब हो गया। अर्जुन ने अपनी गति तकनीक का उपयोग किया और एक दिशा में तीर की तरह उछल गया। पलक झपकते ही वह 100 मीटर दूर पहुंच गया। ओह, वह क्या कर रहा है? लोग चौंक गए। वे अभी भी इस झटके से बाहर नहीं आए थे कि अर्जुन ने प्राचीन उजाड़ जानवर को मार डाला था, इसलिए वे समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाए। क्या वह अपना तीर वापस लेने जा रहा है? एक युवा स्तब्ध रह गया। उसने हैरानी से देखा कि अर्जुन 100 मीटर दूर जाकर अपना तीर उठा रहा था। ये वही विंड चेजिंग एरो था जिसे अर्जुन ने पहले छोड़ा था। अपना खुद का तीर उठाना, क्या वह इतना गरीब था? अर्जुन के विंड चेजिंग एरो निश्चित रूप से सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य में उच्च श्रेणी की वस्तुएं थीं, लेकिन रतनगढ़ दुनिया के लिए यह कोई खास तीर नहीं था। लेकिन अब अर्जुन गरीब नहीं था, खासकर शौर या चौहान और हजार हाथ एल्डर दादी को लूटने के बाद। अगर देखा जाए तो उसकी उम्र के युवाओं में वह अमीरों में गिना जा सकता था। तो फिर अर्जुन को इस तीर की क्या जरूरत थी? असल में वह वहां तीर लेने नहीं गया था, बल्कि प्राचीन उजाड़ जानवर के क्रिस्टल के लिए गया था। अभी अभी जब अर्जुन ने प्राचीन उजाड़ जानवर को मारा, तब चारों ओर अफरा तफरी मच गई थी। लोग अभी भी इस बात से स्तब्ध थे कि जानवर मर चुका था, इसलिए कि किसी ने यह नहीं देखा कि उसके शरीर से एक क्रिस्टल बाहर गिरा था। और अगर किसी ने उसे देखा भी, तो वे अर्जुन की ऊर्जा दृष्टि के बिना यह नहीं समझ सकते थे कि यह क्रिस्टल कितना खास था। अब अर्जुन ने अपना तीर उठाने का बहाना बनाकर चुपचाप इस क्रिस्टल को अपनी अंगूठी में रख लिया। उसने अपने शरीर को ढाल बना लिया था, जिससे कोई भी यह नहीं देख पाया कि उसने कुछ उठाया। जिस पल अर्जुन ने क्रिस्टल को सुरक्षित किया, उसने साफ देखा कि वह एक नाखून के आकार का था। ये कुछ खास रहस्यमय तकनीक से परिष्कृत किया गया उजाड़ हड्डी अवशेष जैसा लग रहा था।
योद्धाओं की दुनिया में उजाड़ हड्डी अवशेष सबसे प्रभावी ऊर्जा स्रोतों में से एक थे। इन्हें बड़े संरचनाओं को शक्ति देने और हवाई जहाजों को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसमें कोई शक नहीं था कि जब प्राचीन महान महारानी ने इस रहस्यमय क्षेत्र को बनाया था, तब उन्होंने इसमें बड़ी मात्रा में उजाड़ हड्डी अवशेष छोड़े थे। समय के साथ इन अवशेषों की ऊर्जा नष्ट न हो जाए, इसके लिए निश्चित रूप से एक बड़ी संरचना बनाई गई थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को इकट्ठा करके इन अवशेषों को पोषण देती थी। और भगवान के समाधि स्थल के भंवर ने अनगिनत स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा खींच ली थी। इसलिए इस ऊर्जा के प्रभाव से इस रहस्यमय क्षेत्र के उजाड़ हड्डी अवशेष और भी शुद्ध और उच्च गुणवत्ता वाले हो गए थे। ऐसे में अर्जुन इस तरह के दुर्लभ अवशेष को छोड़ने का मौका कभी नहीं गंवा सकता था। आखिरकार वह छोटे से कबीले का रहने वाला है, उसकी कंजूसी की आदत नहीं जाएगी। उसे एक घटिया तीर तक छोड़ने का मन नहीं करता। चौहान परिवार के युवा ने दांत पीसते हुए कहा। हालांकि अर्जुन ने सिर्फ एक तीर से उजाड़ जानवर को मार दिया था, जो संकेत बैनर्जी तक नहीं कर सका, फिर भी यह युवा किसी भी तरह अर्जुन की बदनामी करने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। करीब 100 मीटर दूर अर्जुन को कुछ महसूस हुआ। उसने हल्की मुस्कान दी और चौहान परिवार के युवक को गहरी नजर से देखा। अर्जुन की यह नजर पड़ते ही युवक का चेहरा सफेद पड़ गया। वह अनायास एक कदम पीछे हट गया। प्राचीन उजाड़ जानवर को मारने के बाद अर्जुन की उपस्थिति ही दूसरों के लिए भय का कारण बन गई थी। ये लड़का, चौहान परिवार के युवक ने घबराकर कई बार थूक निगला और उसका स्वर कांप उठा। जरूर कहीं न कहीं कोई गलती हुई होगी, उसने गुस्से में सोचा। उसे यह यकीन नहीं हो रहा था कि अर्जुन एक उजाड़ स्वर्ग तकनीक का जीनियस होने के साथ साथ मार्शल आर्ट्स में भी जीनियस हो सकता है। और ठीक उसी समय आसमान से एक दिव्य प्रकाश किरण गिरी। ये किरण रंग बिरंगी थी और पहले संकेत पर गिरी किरण की तरह ही थी, लेकिन इसका रंग और भी चमकीला था और यह कई गुना ज्यादा ताकतवर थी। ये तो एम्पीरियन मार्क है। लोगों ने हैरानी और जलन से देखा। अर्जुन ने आसानी से पहली परीक्षा पार कर ली थी। उसने ये परीक्षा संकेत बैनर्जी से भी ज्यादा परफेक्ट तरीके से पूरी की थी, तो उसे एम्पीरियन मार्क क्यों नहीं मिलता। दिव्य प्रकाश अर्जुन के हाथ पर आ कर एक टैटू में बदल गया। ये टैटू खूबसूरत तराजू जैसे डिजाइन में बना हुआ था। लोगों ने अर्जुन के हाथ की तरफ देखा और दंग रह गए। क्या ये सच में एम्पीरियन मार्क था? ये तो बहुत ज्यादा थे। संकेत बैनर्जी को सिर्फ एक एम्पीरियन मार्क मिला था, लेकिन अर्जुन के हाथ पर पूरी एक पंक्ति में एम्पीरियन मार्क्स थे। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद युवा प्रतिभाओं ने अपनी सांसें थाम ली। कुछ ही सेकंड में 20 से ज्यादा एम्पीरियन मार्क बन चुके थे और यह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यह फर्क बहुत ज्यादा था। अर्जुन की परीक्षा निश्चित रूप से संकेत से बेहतर थी, लेकिन इतनी ज्यादा। लगभग 30 हो चुके हैं। लोगों ने अपनी होंठ काटते हुए अर्जुन के हाथ के खूबसूरत एम्पीरियन टैटू को देखा। वे चाहते थे कि यह टैटू उन्हें मिल जाए, लेकिन दुर्भाग्य से एम्पीरियन मार्क सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए उपयोगी होता है जिसे वह मिला हो। अगर कोई अर्जुन का हाथ काट भी लेता तो भी ये किसी काम का नहीं होता। लोगों की भीड़ में खड़े संकेत का चेहरा मुरझा गया। उसके पास सिर्फ एक एम्पीरियन मार्क था। पहले वह इसके लिए गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन अब अर्जुन के सामने यह एक मजाक बन चुका था। संकेत बैनर्जी हमेशा ध्यान का केंद्र रहा था, लेकिन रहस्यमयी क्षेत्र में अब उसे अर्जुन ने पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था। उसने ये साबित करने की कोशिश की थी कि प्राचीन उजाड़ जानवर अजेय था और इसी नियम के हिसाब से उसने परीक्षा पास की थी। लेकिन उसका परफेक्शन ज्यादा देर नहीं टिका और अर्जुन ने इसे एक झटके में तोड़ दिया। अब एम्पीरियन मार्क की भारी संख्या देखकर यह स्पष्ट हो गया था कि संकेत ने बस किसी तरह परीक्षा पास की थी, और जो इसे पूरी तरह परफेक्ट तरीके से पास कर सका था वह सिर्फ अर्जुन था। हमेशा दूसरों को प्रभावित करने वाले संकेत को यह हार बहुत दर्द दे रही था। मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि प्राचीन उजाड़ जानवर की कमजोरी उसके मुंह में थी। ये लड़का बहुत भाग्यशाली था जो उसने सीधे जानवर की कमजोरी पर तीर मार दिया और एक ही वार में उसे मार दिया। अगर मुझे पहले से पता होता कि इसकी कमजोरी कहाँ है, तो मैं भी इसे आसानी से मार सकता था। सिर्फ एक तलवार की लहर ही काफी होती। संकेत यह मानने को तैयार ही नहीं था कि अर्जुन उससे ज्यादा ताकतवर हो सकता है। सच कहें तो अर्जुन का तीर दिखने में कोई खास नहीं था, इसलिए संकेत सिर्फ यही मान सकता था कि अर्जुन की किस्मत अच्छी थी। उसने सिर्फ संयोगवश प्राचीन उजाड़ जानवर की कमजोरी पर वार कर दिया और इसी कारण वह इसे एक ही झटके में मारने में सफल हो गया।
अर्जुन आखिरी योद्धा था, इसलिए जब उसने प्राचीन उजार जानवर को हरा दिया तो प्रकाश का पुल कांपने लगा और फिर पूरी तरह गायब हो गया। अब केवल स्वर्ग से आने वाली दिव्य किरण बची थी जो अर्जुन के शरीर पर गिरी। 36 एम्पीरियन मार्क्स। करीब 30 सेकंड बाद सारी रोशनी अर्जुन के हाथ में समा गई और एम्पीरियन मार्क्स में बदल गई। ये एम्पीरियन मार्क्स रंग बिरंगे थे और अच्छी तरह से सजे हुए ड्रैगन के तराजू जैसे लग रहे थे, जो बेहद खूबसूरत दिख रहे थे। वहां मौजूद सभी लोग योद्धा थे और उनकी दृष्टि बहुत तेज थी। उन्होंने एक नज़र में ही गिन लिया कि अर्जुन को कुल 36 एम्पीरियन मार्क्स मिले थे। इतने ज्यादा! अर्जुन के हाथ पर एम्पीरियन मार्क्स देखकर श्याम राठौर की आंखें जलन से लाल हो गईं। अगर अर्जुन महान महारानी की तिजोरी में पहुंच गया तो वह इन एम्पीरियन मार्क्स को एक बड़ी शक्ति के बदले बदल सकता था। यह क्या हो रहा है? राठौर परिवार में अर्जुन को कुलमाता ने बहुत प्रशंसा दी थी। श्याम को लगा था कि महान महारानी के रहस्यमयी क्षेत्र जो मार्शल आर्ट्स की परीक्षा लेता है उसके लिए बना है, लेकिन किसे पता था कि वह अर्जुन से भी कमजोर निकलेगा। उसने एक रहस्यमयी तकनीक का इस्तेमाल करके कठिनाई से परीक्षा पास की थी और इस दौरान गंभीर चोटें भी खाई थीं। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन ने बिना किसी चोट के आसानी से परीक्षा पास कर ली और 36 एम्पीरियन मार्क्स हासिल कर लिए। ये फर्क बहुत ज्यादा था। संकेत बनर्जी ने अर्जुन के 36 एम्पीरियन मार्क्स को घूरते हुए नाराजगी भरी आवाज में कहा, इस लड़के की किस्मत कितनी अच्छी है जो उसने सही दांव खेल लिया। इस समय संकेत का मूड बेहद खराब था। उसके साथ खड़ा एक युवा जो हमेशा उसकी हाँ में हाँ मिलाता था, उसने कहा, कुछ लोग हमेशा उजाड़ जानवर की आंखों या मुंह पर हमला करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहीं उसकी कमजोरी होती है। असल में असली बड़े प्राचीन उजाड़ जानवरों पर यह हमला बेवकूफ़ी भरा होता है, खासकर जब मुंह पर हमला किया जाए। इस तरह हमलावर खुद टुकड़े टुकड़े हो सकता है। किसे पता था कि महान महारानी का रहस्यमयी क्षेत्र इतना साधारण होगा कि उसने उजाड़ जानवर की कमजोरी मुंह में रख दी। हमने इस रहस्यमयी क्षेत्र को जरूरत से ज्यादा आंक लिया। संकेत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वह इन बातों से सहमत था। अर्जुन ने ये सब सुनकर बस हल्की सी हंसी दी, लेकिन उसने कुछ समझाने की कोशिश नहीं की। सच में उसने चालाकी से उजाड़ जानवर की कमजोरी पर हमला किया था, लेकिन ऊर्जा दृष्टि की मदद के बिना सिर्फ मुंह पर हमला करना बेकार होता। संकेत अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। अपनी अहंकार की वजह से उसने रहस्यमयी क्षेत्र को ही बेकार समझना शुरू कर दिया। ऐसे विचार रखने वाले इंसान को अंत में जरूर नुकसान उठाना पड़ता है। अर्जुन के होठों पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। वह स्वाभाविक रूप से ये देखना चाहता था कि शौर्य चौहान के समर्थक और उसकी जान के दुश्मन अब कितने बदनसीब महसूस कर रहे होंगे। इस परीक्षा में अर्जुन ने पहले ही 36 एम्पीरियन मार्क्स और एक प्राचीन अवशेष प्राप्त कर लिया था। उसने अपनी मानसिक शक्ति को अंतरिक्षीय अंगूठी में डालकर देखा। वहां एक रहस्यमयी क्रिस्टल तैर रहा था। अर्जुन अब किसी एकांत जगह की तलाश में था जहां वह इस प्राचीन अवशेष की शक्तियों को बिना किसी की नजर में आए परख सके। उसी समय महान महारानी के रहस्यमयी क्षेत्र में एक घोषणा हुई, जो लोग पहली परीक्षा में पास हुए हैं वे अगले स्तर पर जा सकते हैं। जो लोग असफल रहे हैं उन्हें 15 मिनट के अंदर इस रहस्यमयी क्षेत्र से बाहर भेज दिया जाएगा। ये सुनकर कई युवा योद्धा उदास हो गए। उन्होंने सोचा था कि रहस्यमयी क्षेत्र में आकर वे अपना दृष्टिकोण बढ़ाएंगे, लेकिन हकीकत बहुत कठोर थी। पहली ही परीक्षा में वे हार चुके थे और यह उनके लिए बड़ी हार थी। लेकिन कुछ लोग थे जो इस परीक्षा के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, जैसे कि वह मोटा युवक जिसने सबसे पहले परीक्षा देने की कोशिश की थी। उसका हाथ प्राचीन उजाड़ जानवर ने फाड़ दिया था और अब उसका टूटा हुआ हाथ नीला पड़ गया था क्योंकि उसमें रक्त प्रवाह अदह हो गया था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और होंठ कांप रहे थे। वह 2 घंटे से दर्द सह रहा था और अब वह अपनी हिम्मत खो चुका था। अब उसकी बस एक ही इच्छा थी, जल्दी से रहस्यमयी क्षेत्र से बाहर निकलूं और अपने रॉय परिवार लौट जाऊं, ताकि परिवार के बुजुर्ग मेरा इलाज कर सकें। अगर सही समय पर इलाज नहीं मिला तो उसका मार्शल पद समाप्त हो सकता था। एक योद्धा जो अपना हाथ खो देता है वह दूसरे दर्जे के योद्धाओं से भी कमजोर हो जाता है। इसी समय महान महारानी के रहस्यमयी क्षेत्र के बाहर एक विशाल भगवान समाधि रसातल में समुद्र की लहरें जोरदार हलचल कर रही थीं। वहां कई परिवारों और संप्रदायों के लोग खड़े थे। हर संप्रदाय और परिवार के केवल कुछ ही लोग रहस्यमयी क्षेत्र के अंदर गए थे, बाकी लोग बाहर खड़े थे ताकि अपने साथियों को बाहर आते ही संभाल सकें। जो युवा असफल होंगे उन्हें एल्डर्स का सहारा चाहिए था।
अगर उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता तो वे भगवान समाधि रसातल में गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाते। चौहान परिवार की जेड स्क्रॉल के अनुसार जो लोग असफल होंगे वे या तो बुरी तरह घायल होंगे या मर भी सकते हैं। जो भी युवा इस रहस्यमय क्षेत्र में गए थे वे अपने संप्रदायों के सबसे बेहतरीन योद्धा थे। अगर उनमें से कोई मर जाता तो वह संप्रदाय के लिए बड़ा नुकसान होता। पहली परीक्षा का एलिमिनेशन 3 घंटे में होगा। अभी तो काफी समय बचा है। ये कहकर चौहान परिवार के एक एल्डर ने अपनी नजरें हटाईं, लेकिन तभी रहस्यमय क्षेत्र का द्वार हिलने लगा। ओह, क्या पहली परीक्षा पहले ही खत्म हो गई? इतनी जल्दी? लोग हैरान रह गए, लेकिन वे सतर्क भी थे। हर संप्रदाय के एल्डर्स पूरी तरह चौकस हो गए ताकि वे अपने युवाओं का स्वागत कर सकें। राठौर परिवार की ओर कुलमाता पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर रही थी। वह रहस्यमय क्षेत्र में नहीं गई थी, लेकिन से पता था कि चौहान परिवार ने ये खबर सार्वजनिक कर दी थी। अब 10 से ज्यादा संप्रदायों के लोग इस रहस्यमय क्षेत्र में आ चुके थे। राठौर परिवार पहले से ही समझ गया था कि अंदर कुछ भी हासिल करना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने सिर्फ एल्डर श्रीधर और 4-5 अन्य एल्डर्स अंदर भेजे थे। बाकी एल्डर्स, जिनमें कुलमाता और एल्डर बालकृष्ण शामिल थे, बाहर ही रुके थे ताकि वे अपने परिवार के युवाओं की रक्षा कर सकें। जैसे जैसे द्वार का कंपन तेज हुआ, एक युवा बाहर निकली। वह एक लड़की थी। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और वह काफी बुरी हालत में थी। उसके चेहरे और शरीर पर खून लगा था, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया था। लेकिन वहां खड़े एल्डर्स पूरी तरह चौकस थे। उन्होंने एक नज़र में ही उसकी पहचान कर ली। तभी लाल कपड़े पहने एक महिला तेजी से आगे बढ़ी और उसे सुनामी जैसी लहरों से बचा लिया। उस महिला ने गर्म ऊर्जा छोड़ी, जिससे भगव आना समाधि रसातल की खिंचाव शक्ति बेअसर हो गई। फिर उसने एक औषधि निकाली और लड़की को खिला दी, जिससे वह जल्दी से ठीक हो सके। हालांकि उसकी संप्रदाय की योद्धा असफल हो गई थी, लेकिन लाल कपड़े वाली महिला ज्यादा दुखी नहीं थी, क्योंकि लड़की गंभीर रूप से घायल नहीं थी और थोड़े इलाज के बाद ठीक हो सकती थी। लड़की के बाद एक साधकों को महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया। कुलमाता और एल्डर बालकृष्ण एक दूसरे की ओर देखते हुए गहन ध्यान से देख रहे थे। वे अर्जुन की सुरक्षा को लेकर सबसे अधिक चिंतित थे। कावेरी अर्जुन पूर्व से आता है, इसलिए वह रतनगढ़ दुनिया के लिए उपयुक्त नहीं है। उसके पहले परीक्षण में ही बाहर हो जाने की बहुत संभावना है। जब वह बाहर निकलेगा तो तुम उसे पकड़ लेना, जबकि मैं आसपास के वातावरण पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार रहूंगा, ताकि चौहान परिवार के कबीले को बिना किसी परवाह के हम पर हमला करने से रोका जा सके। कावेरी एल्डर बालकृष्ण जिस कुलमाता का उल्लेख कर रहे थे वह थी कावेरी राठौर। नाम का इस्तेमाल बहुत लंबे समय से नहीं किया गया था। राठौर परिवार में इस नाम को पुकारने की योग्यता सिर्फ 3 बड़े एल्डर्स को ही थी। कुलमाता ने सिर हिलाया। उपस्थित सभी अन्य बड़े गुटों में चौहान परिवार का कबीला ही एकमात्र ऐसा था जिसने अपने लोगों को प्राप्त करने के लिए एक महान एल्डर को बाहर छोड़ दिया था। अन्य गुटों ने अपने सबसे शक्तिशाली एल्डर्स को महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र में भेज दिया था ताकि वे अधिक अवसर प्राप्त कर सकें। एल्डर बालकृष्ण द्वारा चौहान परिवार के कबीले को दबा दी जाने से कोई समस्या नहीं होगी। अगर वे वास्तव में लड़ने लगे तो यह निश्चित रूप से जीवन मरण का संघर्ष होगा। कुलमाता को विश्वास नहीं था कि चौहान परिवार का कबीला सिर्फ अर्जुन जैसे जूनियर के लिए इतनी भारी कीमत चुकाएगा। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र का प्रवेश द्वार प्रकाश की धाराओं से चमक उठा, क्योंकि एक के बाद एक साधक बाहर निकाले जा रहे थे। अब तक चौहान परिवार के कबीले से एक भी शिष्य नहीं आया था। इस स्थिति से चौहान परिवार के कई एल्डर्स बहुत प्रसन्न हुए। हाँ, स्थिति खराब नहीं है। मेरा मानना है कि रहस्यमय क्षेत्र में इस प्रवेश के साथ शौर्य नई ऊंचाइयों को छुएगा। पिछले अनुभव के साथ वह रवि आगे जा सकता है और अधिक अवसर प्राप्त कर सकता है। एक भयावह आवाज सुनाई दी। ये हजार हाथ एल्डर दादी थी। हजार हाथ एल्डर दादी ने भी महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था। उसने दूर से ही कुलमाता राठौर को देखा और जब उसने कुलमाता के एकाग्र भाव को देखा तो उसके चेहरे पर उपहास भरा भाव उभर आया। इस समय महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र का प्रवेश द्वार चमक उठा और राठौर परिवार के कबीले के कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति को बाहर निकाल दिया गया। उस व्यक्ति का शरीर खून से लथपथ था और उसका शरीर क्षत विक्षत था। कुलमाता की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह लगभग उसी क्षण राठौर परिवार के शिष्य के पास प्रकट हुई, उसकी रक्षा करते हुए। वह 20 साल का एक आदमी था। उसके कपड़े फटे हुए थे और बाल बिखरे हुए थे। उसकी चेस्ट और पेट में छेद हो गया था और हर जगह खून बह रहा था।
कुलमाता ने उस आदमी की कलाई पकड़ ली और उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। मृत। एक क्षण के लिए कुलमाता अचंभित रह गईं। राठौर परिवार की युवा पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट लोगों में से एक बस ऐसे ही मर गया था। आकाश मर गया। एल्डर बालकृष्ण की आवाज डूब गई और उसका चेहरा बदसूरत हो गया। एक महान एल्डर के रूप में वह ज्यादातर समय प्रशिक्षण में रहता था और वह शायद ही कभी परिवार के मामलों से निपटता था, लेकिन उसे सबसे उत्कृष्ट जूनियर की स्थिति के बारे में एक मोटा मोटा ज्ञान था। आकाश की प्रतिभा मानसी से कमतर थी, हालांकि उसने हमेशा कड़ी मेहनत की थी। उसका प्रशिक्षण लगभग आत्मक्षतिग्रस्त होने की हद तक था। उसने राठौर परिवार के जूनियर्स में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन फिर भी वह आखिरी व्यक्ति था जिसने महान महारानी रहस्यमयी क्षेत्र परीक्षण के लिए जगह प्राप्त की। यह अप्रत्याशित था कि महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। सेबर के घाव, कुलमाता ने कहा और उसकी आवाज ठंडी हो गई। आकाश का शरीर घावों से भरा हुआ था। उनमें से कुछ घाव किसी उजाड़ जानवर के पंजों के बने थे, लेकिन सबसे घातक घाव उसके पेट पर बने थे। वे सभी सेबर के घाव थे क्या? कुलमाता की बातें सुनकर एल्डर बालकृष्ण का गुस्सा बढ़ गया। उसने सोचा कि आकाश बहुत कमजोर था, जिसके कारण वह महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में मर गया। वह अभी भी इसे स्वीकार कर सकता था, लेकिन ये सुनकर कि तलवार के घाव थे, उसे संदेह होने लगा कि आकाश को दूसरे परिवार के कबीलों ने मार दिया है। एल्डर बालकृष्ण ने धीरे से मुड़कर चौहान परिवार के कबीले की ओर देखा। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। चौहान परिवार के लोग केवल उपहास करते रहे। हजार हाथ एल्डर दादी ने व्यंग्य किया और विचित्र ढंग से कहा, क्यों? सिर्फ एक घातक सेबर घाव के कारण तुम हम पर शक कर रहे हो? कौन जानता है कि आकाश की ताकत इतनी कम थी कि वह महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में कठिनाई का सामना नहीं कर सका, इसलिए उसे तलवार और सेबर कठपुतलियों द्वारा मार दिया गया। इसके अलावा भले ही उसे किसी ने सेबर से मार दिया हो, आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह मेरे चौहान परिवार के कबीले द्वारा किया गया था? हजार हाथ एल्डर दादी लापरवाही से हंसी, क्योंकि वह उनके दुर्भाग्य पर खुश थी। हालांकि आकाश, जिस पर पंजे और सेबर के घाव थे, के लिए एक ही परीक्षण में उजाड़ जानवरों और तलवार और सेबर कठपुतलियों का सामना करना असंभव था। इसके अलावा अन्य परिवार के कुलों के अन्य युवाओं में से कोई भी जो समाप्त हो गए थे, ऐसी स्थिति में नहीं थे। एल्डर बालकृष्ण ने एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप हजार हाथ एल्डर दादी को देखता रहा। हजार हाथ एल्डर दादी का दिल बैठ गया। उसे अभी भी डर था कि कहीं राठौर परिवार के किसी बड़े एल्डर की नजर उस पर न पड़ जाए। इसके अलावा एल्डर बालकृष्ण की आंखों में दिखने वाले इरादे ने उसे दबाव का एहसास कराया। और इस समय एक काले वस्त्र पहने एल्डर हजार हाथ एल्डर दादी के सामने आए और एल्डर बालकृष्ण द्वारा डाले गए दबाव को सहन किया। ये काले वस्त्र पहने हुए एल्डर चौहान परिवार के कबीले के सबसे बड़े एल्डर थे। वह लंबे कद के थे और उनका शरीर बहुत चौड़ा था, लेकिन वह बहुत पतले थे। वह लंबे वस्त्र पहने हुए कंकाल की तरह दिखते थे। काले वस्त्रधारी एल्डर की उपस्थिति में हजार हाथ एल्डर दादी ने तुरंत दबाव में कमी महसूस की। हजार हाथ एल्डर दादी ने फिर से अपनी निडर स्थिति को पुनः प्राप्त कर लिया और एल्डर बालकृष्ण और कुलमाता पर एक उत्तेजक और मजाकिया नजर डाली। ये स्पष्ट था कि उसकी नजर का क्या मतलब था, भले ही वह हमारे द्वारा मारा गया हो, तुम क्या कर सकते हो? अगर तुम में क्षमता है तो आओ और हमसे लड़ो, वह कुतिया। कुलमाता बहुत क्रोधित थी। उसके व्यक्तित्व के कारण उसके लिए शाप देने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना दुर्लभ था। हजार हाथ एल्डर दादी को नजरअंदाज करते हुए एल्डर बालकृष्ण का चेहरा उतर गया। उसने चौड़े कद वाले एल्डर की ओर देखा। चंद्रभान चौहान, ऐसा लग रहा है कि आपके चौहान परिवार के कबीले ने हमारे राठौर परिवार पर युद्ध की घोषणा करने का फैसला कर लिया है। ये देखकर कि एल्डर बालकृष्ण के शब्द तलवारें खींचने के बिंदु तक थे, चंद्रभान चौहान ने केवल हल्के से जवाब दिया, आपको मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं है। अवशेष परीक्षण में आपके राठौर परिवार ने मेरे चौहान परिवार के कबीले के एल्डर्स के साथ जो किया, वह हमारे लिए युद्ध में जाने के लिए पर्याप्त है। हालांकि हम अभी तक नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि आप और मैं दोनों चिंतित हैं कि दूसरे लोग स्थिति का फायदा उठाएंगे। लेकिन रहस्यमय क्षेत्र में जीवन और मृत्यु का निर्धारण स्वर्ग द्वारा किया जाता है। एल्डर बालकृष्ण, आप इतने भोले नहीं हो सकते कि यह सोचे कि आपके राठौर परिवार के शिष्य और मेरे चौहान परिवार के कबीले के शिष्य रहस्यमय क्षेत्र में एक साथ परीक्षणों को पार करने में एक दूसरे की मदद करेंगे। चंद्रभान की आवाज में एक विचित्र भेदक शक्ति थी।
इसमें कोई युआन क्यूई नहीं थी, लेकिन ये कान के पर्दों में गूंज पैदा करती थी, जिससे कानों में हल्का दर्द होता था। एल्डर बालकृष्ण की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और वे चिल्लाए, ठीक है। कोई भी उनकी आवाज में हत्या की मंशा सुन सकता था। तुम सही हो, रहस्यमय क्षेत्र में जीवन और मृत्यु है। फिर मैं देखूंगा कि मेरे राठौर परिवार और तुम्हारे चौहान परिवार के शिष्यों में से आखिर में कौन हंसेगा। हाँ हाँ, एल्डर चंद्रभान ने जोर से ठहाका लगाया। मुझे नहीं पता कि आपको यह आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है। क्या आपको लगता है कि आपके राठौर परिवार के शिष्य, जो महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से परिचित नहीं है, वहां 10 से अधिक अन्य गुटों के साथ खड़े हो पाएंगे? क्या आप इसे एक मानसी पर आधारित कर रहे हैं? उसकी प्रतिभा अच्छी हो सकती है, लेकिन वह अभी भी युवा है, इसलिए उसकी तुलना शौर्य से कैसे की जा सकती है? शौर्य चौहान चंद्रभान का प्रत्यक्ष वंशज था और वह वही था जिसकी वह सबसे अधिक सराहना करता था। उन्हें विश्वास न ही था कि मानसी रहस्यमय क्षेत्र में शौर्य चौहान के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम थी। अगर राठौर परिवार के शिष्य होशियार होंगे तो वे जल्दी ही हार मान लेंगे। अगर वे घायल नहीं हुए तो उन्हें छिपकर हमला किए जाने का डर नहीं होगा। इस मामले में वे महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से सुरक्षित रूप से निकल सकते हैं, बिना किसी मौत के। हालांकि यदि वे लापरवाही से अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करेंगे तो संभावना है कि वे सभी नष्ट हो जाएंगे। एल्डर बालकृष्ण ने कुछ नहीं कहा। वह ये भी तय नहीं कर पा रहा था कि जूनियर कितनी दूर तक जा सकते हैं। ये सब उन पर निर्भर था। चंद्रभान चौहान और हजार हाथ एल्डर दादी के साथ आगे बहस करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उन्हें अन्य राठौर परिवार के जूनियर्स, विशेष रूप से अर्जुन पर ध्यान केंद्रित करना था। इस समय एक छोटा मोटा युवक महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से बाहर निकल गया। इस युवक की स्थिति बहुत दयनीय थी। उसने एक हाथ खो दिया था और चूंकि उसने बहुत सारा खून खो दिया था, इसलिए उसके आसपास के स्थानिक हेरफेर और भगवान के समाधि स्थल की जबरदस्त शक्ति कुछ ऐसी नहीं थी जिसे वह झेल सकता था। इसलिए वह तुरंत बेहोश हो गया। हालांकि बेहोश होने पर भी उसने अपनी टूटी हुई बांह को मजबूती से पकड़ रखा था। पुष्कर, पुष्कर! रॉय परिवार की तरफ से एक महिला अचानक चिल्लाई। वह युवक के परिवार की करीबी सदस्य लग रही थी। अब 16 जोड़ साल के समूह के खत्म होने की बारी है। हाँ, मैं आपके राठौर परिवार को एक अतिरिक्त लाश प्राप्त करने के लिए अग्रिम बधाई देना चाहती हूँ। हजार हाथ एल्डर दादी ने अपनी भयानक आवाज में मजाक उड़ाया। 16 जोड़ साल के बच्चों का समूह अर्जुन का था। तथाकथित अतिरिक्त शब्द स्वाभाविक रूप से अर्जुन की लाश को संदर्भित कर रहा था। हजार हाथ एल्डर दादी शौर्य चौहान की व्यवस्थाओं के बारे में जानती थी। उसकी राय में एक काले दिल और उजाड़ स्वर्ग तकनीक में कुछ प्रतिभा होने के अलावा अर्जुन कुछ खास नहीं था। चूंकि महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र सच्ची क्षमता पर निर्भर था, इसलिए उसकी काल्पनिक चालें यहां बेकार थीं। वह अर्जुन की मौत के बाद कुलमाता की अभिव्यक्ति का इंतजार कर रही थी। कुलमाता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि उसका चेहरा उदास हो गया था। इस समय एक के बाद एक जूनियर को महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र द्वारा बाहर निकाल दिया गया। ये लोग अधिकतर 16 वर्ष से अधिक आयु के थे, इसलिए अब युवा समूह की बारी थी। कुलमाता प्रतीक्षा कर रही थी। राठौर परिवार में कुल 16 जोड़ युवा थे। आरव और बड़ी ईरा के पास होने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। श्याम और अर्जुन के लिए उनके बाहर होने पर कोई आश्चर्य नहीं होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, निकाले जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई। उनमें चौहान परिवार के 2 शिष्य भी थे। ये दोनों 17 साल के थे और उन्हें अर्जुन के समूह में वर्गीकृत नहीं किया गया था। 2 लोगों को हल्की चोटें लगना कोई बड़ी बात नहीं थी। हजार हाथ एल्डर दादी ने उनकी तरफ देखा और एक बेहद खराब मुस्कान दी। ये दोनों लोग चौहान परिवार के कबीले के 2 सबसे कमजोर लोग थे जो इस रहस्यमय क्षेत्र अभियान पर आए थे। इस परिणाम से हजार हाथ एल्डर दादी बहुत संतुष्ट हुई। राठौर परिवार की लाश की तुलना में वे बहुत बेहतर स्थिति में थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो पर 100 लाइक्स और 50 कमेंट्स पूरे करवा देना। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें बहुत आगे तक ले जाता है। जल्दी से लाइक करो, कमेंट जरूर करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। टारगेट पूरा हुआ तो अगला धमाकेदार वीडियो आज ही लेकर आऊंगा। आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसे ही शानदार और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ नाइट स्टोरीज चैनल पर। सभी नई कहानियों की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।